हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ड्रामा लेकर आ गई हूँ। इससे पहले कि मैं ड्रामा शुरू करूँ, आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस ड्रामे की शुरुआत होती है एक फेरी टेल को दिखाते हुए, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की अकेली ही जंगल में एक छोटे से घर में रहा करती थी। वो जब बहुत ज्यादा बोर हो गई, इसलिए वो बाहर निकल जाती है ताकि वो बच्चों के साथ खेल सके। साथ ही वो उनके लिए गिफ्ट्स भी लेकर गई थी, लेकिन वो बच्चे तो उसके साथ खेलने के लिए मना कर देते हैं और उसके गिफ्ट्स भी नहीं लेते। एक्चुअली उस गांव में यही बात फैली थी कि इस लड़की के साथ एक काला साया चलता है और इसी वजह से वहाँ के लोग उसको मॉन्स्टर बुलाया करते थे। ये सब सुनकर उस लड़की को तो बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए वो अपना गुस्सा उतारने के लिए तालाब के पास चली जाती है और वहाँ से मछलियाँ निकाल कर उनको मारना शुरू कर देती है। एक दिन इसी तरह वो मछलियाँ पकड़ रही थी, तभी मछली की जगह उसके कांटे में एक लड़का फंस गया। उसने तो गलती से उसे बचा ही लिया था, लेकिन यहाँ पर एक अजीब बात ये होती है कि उस लड़की के आने से वो काली परछाई उसके पास से चली गई। अब वो लड़का हमेशा उसके साथ रहने लगा, चाहे वो घर पर है चाहे वो बाहर जा रही है। एक दिन उस लड़की ने पूछा कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? इस पर वो भी हाँ कर देता है। लेकिन जब वो लड़की फूल तोड़ने के लिए गई, तब उसके हाथ में तितली आ गई और उसने तो उन तितलियों को मार ही दिया। साथ ही उस लड़के ने देखा कि वहाँ पर और भी बहुत सारी तितलियां मरी हुई पड़ी थी, इसीलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ साथ वो काली परछाई भी उस लड़के के पास ही आ गई और वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं रहेगा क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो। जिस पर उस लड़की ने कहा कि ठीक है माँ। और ये लड़की है हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम है को मुनियंग। इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग मिलते हैं ड्रामा के मेल लीड से, जिसका नाम है गांगताए, जो कि अपने भाई सांगताई से मिलने के लिए उसके स्कूल में आया था, क्योंकि आज उसके भाई ने वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी थी। एक्चुअली इसका बड़ा भाई सांगताई मेंटली अनस्टेबल है, इसीलिए प्रिंसिपल फैसला करते हैं कि वो उसको स्कूल से निकाल ही देंगे। अब गांगताई भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसको लेकर दूसरे शहर में जाने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि वैसे भी कुछ दिन बाद यहाँ पर बहुत सारी तितलियां आने वाली थी। और तितलियों से तो सांगताई बहुत ज्यादा डरा करता था, क्योंकि तितलियों से उसका बचपन का एक ट्रॉमा जुड़ा हुआ है। इसलिए वो दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर मुनियंग पर चला जाता है, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई थी। एक्चुअली वो एक चिल्ड्रन बुक होता है और यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची ने उसको देख लिया, जो कि उसकी बहुत बड़ी फैन थी। इसीलिए उसकी मॉम भी उसे लेकर ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाती है। यहाँ बच्ची उसको कहती है कि आप तो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लगती हो। इस पर मुनियंग ने भी उसको पूछा कि तुमको क्यों लगता है कि मैं एक प्रिंसेस जैसी हूँ? उस बच्ची ने भी कहा क्योंकि आप बहुत सुंदर हो और वैसे भी मॉम भी मुझे प्रिंसेस कहकर बुलाती है। इसके बाद मुनियंग उसे फोटो लेने के लिए बुलाती है और उसके कान में बड़े ही आराम से कहती है कि मैं प्रिंसेस नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी फेरी टेल्स में चुड़ैल ही सुंदर होती है। इसलिए तुम भी अपनी मॉम से कहना मैं एक सुंदर चुड़ैल बनना चाहती हूँ। और मुनियंग ने तो ये बात इतने स्कैरी तरीके से कही थी कि वो लड़की डरकर चीखने लग जाती है। तभी यहाँ पर मुनियंग का मैनेजर पहुँच जाता है, जो कि मुनियंग की पब्लिशिंग कंपनी का सीईओ भी है। एक्चुअली मुनियंग की बुक्स की वजह से ही उसकी कंपनी चलती है, इसलिए वो मुनियंग का मैनेजर भी बन गया। और आज वो मुनियंग को ये बताने के लिए आया था कि तुम्हें एक हॉस्पिटल में बुक रीड करने के लिए जाना है। यहीं पर हमें मुनियंग का एक ऑब्सेशन भी पता लगता है कि उसको शार्प चीजों से कुछ ज्यादा ही लगाव है और रेस्टोरेंट का नाइफ उसको बहुत पसंद आया था, इसलिए वो उस नाइफ को अपने साथ ले जाती है। फिर हम गांगते को देखते हैं, जो कि एक मेंटल ट्रॉमा हॉस्पिटल में काम करता है और यहाँ पर वो तो बड़ी आसानी से हर तरह के पेशेंट को कंट्रोल कर लिया करता था। जब मैनेजर मुनियंग को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, तभी उसके पास कॉल आता है ज्यूरी नाम की एक नर्स का, जो कि एक साइकेट्रिक क्लिनिक में काम करती है और वहीं पर ही मुनियंग के डैड एडमिट हैं। यहाँ पर उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही थी, इसीलिए सर्जरी के लिए मुनियंग के साइन की जरूरत थी। लेकिन मुनियंग तो यही कह देती है कि मेरे लिए डैड काफी पहले ही मर चुके हैं। लेकिन ज्यूरी तो उसको बार बार कहे जा रही थी, इसीलिए वो भी ज्यूरी से कह देती है कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता हो रही है तो तुम मेरे यहाँ पर आकर साइन ले लेना। अब हम हॉस्पिटल में मुनियंग के डैड को देखते हैं, जो कि यहाँ के सबसे पुराने पेशेंट थे। फिर ज्यूरी ने आकर उनको बताया कि शायद आपकी लड़की फॉर्म पर साइन ही नहीं करेगी। अपनी बेटी के बारे में सुनते ही पता नहीं क्यों मिस्टर को तो बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाते हैं और डरते हुए कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर आ गई तो सब मारे जाएंगे। अब उनकी इस तरह की बातें सुनकर ज्यूरी तो थोड़ा घबरा ही जाती है। दूसरी तरफ हम लोगों को पता लगता है कि सांगताई भी मुनियंग का बहुत बड़ा फैन था और वो तो हमेशा उसकी बुक्स में ही ड्राइंग किया करता था। इसी टाइम पर गांगताई उसको कॉल करता है ताकि वो उसका हालचाल पूछ सके और बातों ही बातों में वो तो उसको बता देता है कि मुनियंग आज हमारे हॉस्पिटल में आने वाली है। अब ये सुनते ही सांगताई तो एकदम से तैयार हो जाता है, क्योंकि वो मुनियंग का ऑटोग्राफ लेना चाहता था। तभी गांगताई उसको मना करता है कि प्लीज तुम यहाँ पर मत आओ, क्योंकि ये चिल्ड्रन वार्ड के बच्चों के लिए है। और रही बात ऑटोग्राफ की, तो वो मैं ही तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा।
अब भाई के कहने पर सांगताई भी इस बात को मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑडिटोरियम तो एकदम तैयार था, लेकिन वहाँ पर मुनयंग आई नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मुनयंग तो बाहर बैठकर सिगरेट पी रही थी, जिसको गांगते देख लेता है और उसके पास जाकर उसको सिगरेट पीने के लिए मना करता है। अब उसको देखते ही मुनयंग एकदम से खड़ी हो जाती है और बस उसको देखती ही रह जाती है। और साथ ही उसने ये भी पूछा कि क्या तुम डेस्टिनी में विश्वास करते हो? फिर वो खुद ही कह देती है कि जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो और वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाए, इसी चीज को डेस्टिनी कहते हैं। और वो अपनी सिगरेट को उसके चाय के कप में डालकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मुनयंग का शो शुरू हो गया, लेकिन वहाँ पर एक मेंटली अनस्टेबल आदमी अपनी लड़की को ढूंढने लगा, जिसको कि उसने यहाँ पर आने से पहले मारने की कोशिश की थी। वैसे तो उसको बांध कर रखा गया था, लेकिन फिर भी वो खुल जाता है और वहाँ से बाहर भागने लगता है। वो अपनी बेटी को सारी जगह ढूंढ रहा था। एक्चुअली उसकी बेटी भी यहीं पर एडमिट थी और वो ऑडिटोरियम में बुक रीडिंग सुन रही थी। अब हॉस्पिटल का स्टाफ सीसीटीवी में उसको ऑडिटोरियम में जाते हुए देख लेता है, इसीलिए सारे गार्ड भी वहीं पर पहुंच जाते हैं और वो बुक रीडिंग रोक कर वहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाएं। अब अपनी बुक रीडिंग रुकते हुए देखकर मुनयंग को तो बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन इसी टाइम पर वो आदमी अपनी बेटी को उठाकर रूम में लेकर चला जाता है और उसको जाते हुए मुनयंग ने देख लिया था, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। इससे पहले कि वो आदमी अपनी बेटी को मारता कि मुनयंग अपने बैग से उस पर वार कर देती है। इसी चक्कर में वो नाइफ उसके बैग से बाहर निकल गया, जिसको वो आदमी उठा लेता है और मुनयंग पर वार करने की कोशिश करता है। अब मुनयंग वो नाइफ तो दूर फेंकवा देती है, लेकिन इसी चक्कर में उस आदमी ने तो मुनयंग का गला ही पकड़ लिया और इसी वजह से उसके बचपन का ट्रॉमा दोबारा से जाग जाता है, क्योंकि बचपन में उसके फादर ने भी उसे इसी तरह गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। ये सब देखकर वो बच्ची तो डर के वहाँ से बाहर ही निकल जाती है और बाहर उसको मिलता है गांगते, जो कि एकदम से अंदर आता है और मुनयंग को उस आदमी से बचा लेता है। लेकिन उसको तो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि मुनयंग उस नाइफ को लेकर उस आदमी पर वार करने लगती है, जिसको कि गांगताई ने अपने हाथ से ही रोक लिया था। मुनयंग उसको ये भी कहती है कि प्लीज तुम इस मैटर से दूर रहो, इसमें तुम्हारा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन गांगते उसको कह देता है कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि एक पेशेंट है और तुमको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इतने में सिक्योरिटी भी वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वो उसके हाथ पर रुमाल बांधती है और उसको कहती है कि ऐसा मैंने पहले किसी के लिए भी नहीं किया। साथ ही ये भी कहती है कि इस दुनिया में कुछ लोग मरना डिजर्व करते हैं और कुछ सन की अच्छे लोग होते हैं जो कि उनको बचा लेते हैं। अब मुनयंग तो एक स्माइल करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जब गांगताई अपने हाथ का ट्रीटमेंट करवा रहा था तब पता नहीं क्यों बार बार मुनयंग ही उसके ख्यालों में आई जा रही थी। दूसरी तरफ मैनेजर तो बहुत ही ज्यादा हाइपर हुआ जा रहा था, क्योंकि मुनयंग ने चाकू से एक हॉस्पिटल के स्टाफ पर वार कर दिया और ये बात तो पूरे हॉस्पिटल में ही फैल गई थी। वो तो इस बात से डर रहा था कि अगर उस स्टाफ मेंबर ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो इसकी पोजीशन तो बिल्कुल खराब ही हो जाएगी। लेकिन मुनयंग तो बड़े ही शांत होकर कहती है कि पैसे देकर मामला सेटल कर लो, पहले भी तो तुमने ऐसे ही किया है। तो वहीं दूसरी तरफ गांगते को तो हॉस्पिटल से ही निकाल दिया जाता है। एक्चुअली ऑडिटोरियम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गांगते और उसकी टीम पर थी और वो ऐसा अच्छी तरह से नहीं कर पाए, इसी वजह से वो गांगते को वहाँ से निकाल देते हैं। उधर मैनेजर भी गांगते के बारे में पता कर रहा था ताकि वो उसको पैसे देकर मामला सेटल कर सके। वहीं वो नर्स ज्यूरी भी मुनयंग के घर पर पहुँच गई थी मुनयंग के सिग्नेचर लेने के लिए, जिसको की एड्रेस मैनेजर ने ही दिया था। लेकिन यहाँ पर आकर जैसे ही वो मुनयंग को देखती है तो काफी डर जाती है। एक्चुअली ये दोनों बचपन में दोस्त हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से इन दोनों की दोस्ती ही टूट गई थी। यहाँ पर वो जूरी से कहती है कि तुम्हें देखे तो 20 साल हो गए, तुम बहुत ज्यादा बदल गई हो। जिस पर जूरी कहती है कि क्या हमें पहले काम की बात कर लेनी चाहिए। जिस पर मुनयंग ने उसको कहा कि क्या तुम इतनी अच्छी हो या फिर प्रोफेशनल हो जो सिर्फ मुझसे साइन करवाने के लिए अपने टाउन से इतनी दूर आ गई। अब वो मुनयंग के डैड के बारे में उसको बताने लगती है, जिस पर उसने कहा कि प्लीज मेरे डैड पहले ही मर चुके हैं। तब जूरी बोली कि तुम्हारी मॉम तो जिंदा होंगी, पर उसने कहा कि मेरी मॉम तो पहले ही मर चुकी थी और रही बात मेरे डैड की तो उनकी आत्मा मर चुकी है और उनका शरीर ही ज़ोंबी की तरह यहाँ पर घूम रहा है। और मेरी मॉम फिजिकली मर चुकी है लेकिन उनकी आत्मा अभी तक जिंदा है, तो बताओ कौन मरा है और कौन जिंदा है। अब जूरी फिर से उसके डैड की बात करने लग जाती है, जिस पर मुनयंग ने कहा कि तुम तो मेरे डैड की चिंता इस तरह करती हो जैसे तुम उनकी बेटी हो, और क्या हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे डैड की बेटी बन जाओ और मैं तुम्हारी मॉम की बेटी बन जाती हूँ। ये सुनकर जूरी तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रही थी और वो उन पेपर्स पर साइन भी कर देती है। साथ ही मुनयंग ने तो उससे यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारी मॉम से मिले हुए मुझे काफी टाइम हो गया, क्या मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊँ। लेकिन यहाँ पर जूरी तो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। इसके बाद रात के टाइम जाते हुए गांगताई अपने दोस्त को मुनयंग के बारे में बताता है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि तुमने उस बच्ची को भी बचाया, अपना हाथ भी कटवा लिया, लेकिन फिर भी
तुझे ही हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। तुझे तो इस बात की कंप्लेन करनी चाहिए। लेकिन इस पर गांगताई कह देता है कि मुझे कंप्लेन करके कुछ भी नहीं मिलता और अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो पूरा पैसा भी नहीं मिलता। और वैसे भी यहाँ पर तितली आने वाली थी, ये तो अच्छा बहाना हो जाएगा यहाँ से जाने का। अब तितलियों से उसको अपने भाई की याद आती है, जिस पर वो बहुत परेशान हो जाता है कि उसने तो मोनियंग का ऑटोग्राफ मंगाया था। अगर वो ऑटोग्राफ लेकर नहीं गया तो सांगते तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा। अब वो इंटरनेट से मोनियंग के साइन कॉपी करता है और जाकर सांगताई को दिखा देता है। लेकिन सांगताई ने तो एकदम से पहचान लिया और वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया। वहीं मैनेजर ली को भी गांगते का नंबर मिल गया और वो उसको मैसेज करके कहता है कि तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना और हम दोनों इस बात को निपटाने के लिए डिस्कस कर लेंगे। मैसेज लिखने पर गांगताई भी ओके कर देता है क्योंकि उसको अपने भाई के लिए मुनियंग का ऑटोग्राफ चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ मुनियंग को तो बार बार गांगताई ही याद आया जा रहा था, खासकर उसकी आंखें। वहीं गांगताई भी बार बार मुनियंग को याद किया जा रहा था। रात के टाइम सांगताई को बहुत बुरा सपना आता है जिसमें कि उसे बहुत सारी तितलियां दिखी जो उसके पीछे ही भाग रही थी। इसीलिए वो डरकर उठ जाता है और अपने टेंट में जाकर छुप जाता है। गांगताई उसको शांत कराने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो समझ चुका था कि वो उसके डर को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत दुखी होने लग जाता है। अब नेक्स्ट डे गांगताई मिस्टर ली की कंपनी में पहुंच जाता है। वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया था, इसलिए उसको थोड़ी देर रुकने के लिए कहा गया। वो वेटिंग रूम में जाता है जहाँ पर मुनियंग की बुक उसको मिल गई। लेकिन आज अचानक ही मॉर्निंग में मुनियंग सीधा ऑफिस में पहुंच जाती है, जिसके बारे में सुनते ही सब लोग साफ सफाई करना शुरू हो जाते हैं और खासकर वो लोग वहाँ के सारे शार्प ऑब्जेक्ट छुपा देते हैं। अब वो असिस्टेंट से मैनेजर ली के बारे में पूछने ही जा रही थी कि तभी उसकी नजर पड़ गई गांगताई पर और वो सीधा उसके पास पहुंच गई और उसको कहने लगी कि कितना अच्छा व्यू है और तुम भी कितने डैशिंग लग रहे हो, लेकिन तुम भी औरों जैसे ही निकले। तुमने मैनेजर ली से कितने पैसे लिए हैं इस बात को खत्म करने के लिए। लेकिन गांगताई उसको कह देता है कि अगर तुम अच्छे से बात नहीं कर सकती तो प्लीज सीधे सीधे बात किया करो। मुनियंग कहती है कि मैंने तुम्हें चाकू मारा था, इस बात को दबाने के लिए तुमने मैनेजर ली से कितने पैसे लिए। गांगताई कहता है कि तुमने ऐसा पहले बहुतों के साथ किया होगा, लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कहती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। गांगताई उसको कहता है कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था, तुम्हारी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती हैं। मुनियंग उसको पूछती है कि तुम्हें किसकी याद आती है। कहता है कि एक हार्टलेस लड़की की, जिसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली वो फेरी टेल वाली कहानी इन दोनों के बचपन की कहानी थी। मुनियंग ने इसी लड़के को डूबने से बचाया था और इन दोनों की कहानी असल में क्या थी ये हमें आगे पता लग जाएगा। मुनियंग पूछती है कि क्या तुम उस लड़की से डरा करते थे, लेकिन गांगताई उसको कह देता है कि मैं उसे डरता नहीं था बल्कि उससे बहुत प्यार करता था। ये सुनकर वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उसको कहती है कि क्या तुम मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। उस लड़की के ब्यूटीफुल मेमोरीज के बारे में बताकर गांगताई ने कहा कि तुम्हें क्यों लगता है कि उस लड़की की मेमोरीज इतनी ब्यूटीफुल है। फिर हमें फ्लैशबैक का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बचपन में गांगताई हमेशा उस लड़की का पीछा किया करता था, लेकिन एक दिन जब वो उसको सारी बातें कहने जा रहा था तभी उसने मुनियंग को एक तितली को मारते हुए देखा। उसने तो और भी बहुत ज्यादा तितलियां मार दी थी। उनको दिखाकर वो पूछती है क्या तुम मुझे अब भी पसंद करते हो, जिसको सुनकर वो लड़का तो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर गांगताई उसको यही कह रहा था कि वो मेमोरीज बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं थी। और रही बात पैसों की तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है और आगे से मैनेजर ली को कह देना कि मुझे दोबारा कॉल या मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वो वहाँ से निकलता मैनेजर भी पैसों का बॉक्स लेकर आ गया था, लेकिन तब गांगताई उसको मना कर देता है। जैसे वो बाहर निकलने लगा कि असिस्टेंट आ जाती है और उसको कहती है कि आप तो मुनियंग का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, जिसको मुनियंग ने भी सुन लिया और वो कहने लगी कि शायद तुम भी मेरे फैन हो, तुम्हें पैसे नहीं ऑटोग्राफ चाहिए। इसीलिए वो अपनी एक नई सी बुक निकालती है और उसमें ऑटोग्राफ देने के लिए उसका नाम पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मैं नहीं, मेरा भाई तुम्हारा फैन है और मुझे उसी के लिए तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए था। इसीलिए वो भी एक बुक पर साइन करके उसको दे देती है। इसके बाद गांगताई वहाँ से चला जाता है, जिसको जाते हुए मुनियंग देख रही थी और वो तो अब फैसला ही कर लेती है कि इस लड़के को तो मैं किसी भी हालत में पाकर रहूंगी। वो अब असिस्टेंट को बुलाती है और सीक्रेटली उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देती है। अब जाते हुए गांगताई जैसे ही बुक खोलता है तो उसने कोई ऑटोग्राफ नहीं दिया था, बल्कि उसके अगले फंक्शन में आने के लिए उसको इनवाइट कर दिया था, जहाँ पर वो ऑटोग्राफ के साथ साथ सेल्फी भी ले सकता था। बट गांगताई उसको बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त को कॉल करता है और सांगताई को लेकर उस इवेंट में जाने के लिए कह देता है। जैसे ही सांगताई ने ये सारी बातें सुनी वो तो रेडी होने के लिए सारे कपड़े निकाल लेता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। उधर जूरी भी जीसू के रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वो दोनों काफी टाइम बाद मिले थे, इसीलिए बातें करने बैठ जाते हैं।
दूसरी तरफ हम लोग गांगताई को देखते हैं जिसको कि अपने हाथ पे चोट की वजह से काम करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उस बात को ज्यादा फील नहीं करता और अपना काम करता रहता है। वहीं पर उससे मिलने के लिए जूरी आ जाती है। एक्चुअली ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और कॉलेज टाइम से ही साथ थे। जूरी तो उसको काफी पसंद किया करती थी, लेकिन फिर भी गांगताई उसको हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह माना करता था। जीसू ने उसको बताया था कि गांगताई यहाँ से जल्दी ही जाने वाला है और वैसे भी उसकी जॉब चली गई है। अब वो उसको पूछ लेती है कि आखिर तुम्हें किस हॉस्पिटल में जॉब मिली है, जिस पर गांगताई ने उसको बताया कि अभी तक तो मुझे कोई जॉब नहीं मिली, लेकिन जल्दी ही मिल जाएगी। फिर वो उसको सजेशन देती है कि मेरे हॉस्पिटल में ही एक जगह खाली है। हॉस्पिटल का नाम है ओकिस साइकेट्रिक हॉस्पिटल, तुम चाहो तो वहाँ पर काम कर सकते हो। तुम्हें तो इस तरह की जॉब का पहले से ही एक्सपीरियंस है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर काफी अच्छी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। यहाँ तक कि तुम्हें महीने में 10 दिन की छुट्टी में मिलेगी, जिसकी वजह से तुम कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। तुमने मुझे बताया था कि तुम बचपन से ही उसी सिटी में रहते हो जहाँ पर वो हॉस्पिटल है, लेकिन इस सिटी का नाम सुनकर तो गांगताई के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। एक्चुअली इस शहर में उसकी मॉम का मर्डर हो गया था और उसको मर्डर होते देख गांगताई ने देखा था, और जैसा कि वो बचपन से ही मेंटली अनस्टेबल है, इसीलिए वो पुलिस को भी यही बताता है कि एक तितली ने मेरी मॉम का मर्डर कर दिया और वो तितली अब मुझे भी ढूंढ कर मार देगी, और यही वजह है कि वो तितलियों से इतना ज्यादा डरता है। यहाँ पुलिस वाले उसके भाई को तो मेंटल हॉस्पिटल भेजने वाले थे और साथ ही गांगताई को एक अनाथालय में, और ये सब गांगताई ने सुन लिया, इसलिए वो अपने भाई को लेकर इस शहर में आ गया था। अब वो जूरी को बस में छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर जूरी उसको एक बार फिर से सोच लेने के लिए कहती है, लेकिन गांगताई तो उस सिटी में दोबारा वापस ही नहीं जाना चाहता था। अब घर पर बैठकर वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में सर्च ही कर रहा था कि तभी उसने ओकिस साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बारे में भी देखा, जहाँ के हेड डॉक्टर कोरिया के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक थे, जिन्होंने कई ट्रॉमा से गुजर रहे पेशेंट्स को ठीक किया था। और ये देखकर उसे अपने भाई का ख्याल आया, क्योंकि वो भी बचपन से ही ट्रॉमा में था और यही सोच रहा था कि शायद वो मेरे भाई को भी ठीक कर देंगे। अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर गांगताई बार बार जेसू को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेसू तो उसकी कॉल उठाता ही नहीं है, और इसी वजह से गांगताई को ही अपने भाई को लेकर उस इवेंट में जाना पड़ता है। यहाँ एंट्री करने के लिए काफी लंबी लाइन थी। वहीं दूसरी तरफ मुनियंग की नजरें भी गांगताई को ही ढूंढ रही थी। अब वो उसको लाइन में देख लेती है, लेकिन गांगताई उसके पास नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपने भाई को लाइन में छोड़कर दूसरी तरफ निकल जाता है। लेकिन उसके भाई को एक बच्चे के पास डायनासोर का कॉस्ट्यूम दिखा। एक्चुअली वो तो उसे सच का डायनासोर समझ रहा था, इसीलिए वो उसके पास पहुंच गया और डायनासोर के बारे में बताने लगा, जिससे कि उसके डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके बाल पकड़ के उसको मारने लग जाते हैं, लेकिन बाल पकड़ने की वजह से गांगताई का तो एक ट्रॉमा ही एक्टिव हो गया था। वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर गांगताई वहाँ पर आ जाता है और उन सारे आदमियों को रोकता है कि ये मेंटली अनस्टेबल है। इसी बीच मोनियंग भी वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी को कहती है कि तुमने इसके भाई को मारा, इसलिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। बट वो आदमी कहता है कि मैं इस आदमी से माफी क्यों मांगूं, जिस पर मोनियंग ने कहा कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि तुमने मेरा ही इवेंट खराब किया है। लेकिन वो आदमी तो मुनियंग को भी उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिस पर मुनियंग उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है कि बाल पकड़ने से तो कोई भी आदमी चिल्लाने लग जाएगा। तब उसकी वाइफ बोली कि ये आदमी मेरे बेटे को परेशान कर रहा था, इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने उसके बाल पकड़े। उसकी वाइफ के इतने ज्यादा बोलने पर मुनियंग तो उसको गाली ही दे देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सब लोग गॉसिप करने लगे। इवन कि उसका वीडियो तो रिकॉर्ड भी कर लिया गया था, लेकिन मुनियंग को तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो सिर्फ गांगताई को देख ही जा रही थी। अब ट्रॉमा के बाद गांगताई अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और बाहर बैठकर गांगताई उसका वेट कर रहा था। उसी के पास मुनियंग बैठी हुई थी। वो कहती है कि अपने भाई को देखने के लिए अंदर चले जाओ, लेकिन उसने बताया कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता वो बाहर नहीं आएगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। इसमें 1 घंटा भी लग सकता है या फिर 1 दिन भी लग सकता है। जिस पर मोनियंग तो भड़क पड़ी और कहने लगी कि क्या मुझे इसके लिए 1 दिन का वेट करना पड़ेगा। वो उठकर उसके रूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन गांगताई ने तो उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिया और कहता है कि तुम जाकर अपना इवेंट को संभालो, ये मेरा मामला है, मुझ पर ही छोड़ दो। तभी मुनियंग तो उसको थोड़ा टीज ही करने लग जाती है। वहाँ पर एक फेमस जर्नलिस्ट आता है और उस पर क्रिटिसाइज करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे इस तरह के बिहेवियर की वजह से तुम्हारे मैनेजर ली को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली इस मामले को दबाने के लिए मिस्टर ली ने उसको काफी सारे पैसे दिए थे, जिस पर मुनियंग कह देती है कि तुमको पैसे तो मिल गए हैं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। बट जाते जाते वो गांगताई को यही कहकर जाता है कि इस लेडी से बचकर रहना। इसकी मॉम भी एक फेमस राइटर थी, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गई और इसके डैड भी एक फेमस जर्नलिस्ट थे और पता नहीं कैसे वो भी एकदम अचानक से पागल हो गए, इसलिए जरा संभल कर रहना। और ये सारी बातें सुनकर मुनियंग को तो बहुत गुस्सा आने लगा और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन गांगताई उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है।
तभी मुनियंग उसको पूछती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहने वाले हो या फिर मेरा ख्याल रखने वाले हो, जिस पर गांग ताई उसको कुछ भी नहीं कहता और मुनियंग उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। अब गांग ताई अच्छे से समझ चुका था कि मुनियंग क्या क्या कर सकती है, इसीलिए वो भागकर उसके पीछे जाता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता उसने जर्नलिस्ट को मार दिया था। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है, उस जर्नलिस्ट को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन अब भी मुनियंग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया जा रहा था। इसीलिए गांग ताई उसको कहता है कि प्लीज लंबी सांस लो और उसके हाथों को क्रॉस करके उसको कंधों पर रखने के लिए कहता है कि इससे तुम शांत हो जाओगी और जब भी तुम्हारा गुस्सा इतना ज्यादा ट्रिगर करे तो तुम ऐसे ही किया करना। वो पूछती है कि इसको क्या कहते हैं, जिस पर गांग ताई ने बताया इसको बटरफ्लाई हग मेथड कहा जाता है, जो ट्रॉमा से गुजर रहे लोगों को शांत करने में हेल्प करता है। वहीं दूसरी तरफ उसका भाई भी इसी मेथड को यूज कर रहा था। इसके बाद मुनियंग कहती है कि तुम मेरे पीछे खड़े हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो उसकी गर्दन पकड़कर उसको अपने करीब लेकर आ जाती है। साथ ही ये भी कहती है कि ट्रॉमा को अपने इतने करीब लाकर उसका सामना करना चाहिए, जिसकी वजह से गांग ताई तो एकदम से साइलेंट हो गया था। अब वो उसको वहीं पर छोड़कर अपने भाई को देखने के लिए जाने लगता है, लेकिन मुनियंग तो उसके पीछे पीछे ही जा रही थी और उसको कहती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तब गांग ताई ने कहा कि मैंने तुम्हें वो मेथड इसीलिए तो सिखाया है, तुम्हें जब भी गुस्सा आए तुम उसको यूज कर लेना। लेकिन मुनियंग तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कह रही थी कि ये सब बकवास है, तुम ही मेरे सेफ्टी पिन बन जाओ। बट वो मना कर देता है कि मैं तुम्हारा सेफ्टी पिन क्यों बनूं, जिस पर मुनियंग उसको कहती है क्योंकि तुम एक केयर गिवर हो और तुम्हारा काम भी यही है। बट वो मना करके वहाँ से चला जाता है। पीछे से मुनियंग तो उसको यही कहने लगती है कि तुम मुझसे भाग नहीं रहे हो बल्कि तुम एक डरपोक हो। ये सुनकर गांग ताई को तो बचपन का सीन याद आने लग जाता है, जिसमें कि मुनियंग ने काफी सारी तितलियों को मार दिया था और इसी वजह से वो डर के वहाँ से भाग गया था। अब गांग ताई अपने भाई के साथ यहाँ से जा रहा था, लेकिन सांग ताई का तो मूड बहुत ज्यादा खराब था क्योंकि उसको ऑटोग्राफ नहीं मिला। इसीलिए गांग ताई उसको डायनासोर्स की एक बुक देता है, जिसको देखकर वो तो और भी ज्यादा खुश हो गया। यहीं बैठे बैठे गांग ताई डिसाइड कर लेता है कि अब वो इन सारी चीजों से भागेगा नहीं। इसीलिए वो अपने भाई से पूछता है कि क्या तुम सांगजन सिटी में रहना चाहोगे, जिस पर उसका भाई तो एकदम से हाँ कर देता है और वो कहता है कि इसका मतलब मैं ही डरपोक था। जिस पर उसके भाई ने कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो और इसीलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा डर लगता है। अब वो ज्यूरी को कॉल करके बता देता है कि वो दोनों सांगजन सिटी आ रहे हैं, जिसको सुनकर ज्यूरी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अब जैसे ही मुनियंग को असिस्टेंट के थ्रू गांग ताई की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तब उसे पता लग जाता है कि ये सांगजन सिटी में रहा करता था। फिर वो अपने बचपन की बातें याद करती है कि ये वही लड़का है जो मेरा पीछा किया करता था और यही वजह थी कि गांग ताई ने उसको कहा था कि तुम्हारी आंखों को देखकर मुझे किसी की याद आ जाती है। अब वो भी नेक्स्ट डे सांगजन सिटी के लिए निकल जाती है क्योंकि उसको पता लग चुका था कि गांग ताई वहीं पर गया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर ली का तो बहुत बुरा हाल हो गया था क्योंकि मुनियंग की वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। इसी के साथ साथ मुनियंग ने जो पहले इस तरह की हरकतें की थी वो भी सबके सामने आ गई थी। यहाँ तक कि उसकी आने वाली बुक को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था। अब असिस्टेंट उसको बताती है कि मैंने मुनियंग को गांग ताई की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें पढ़कर उसको भी पता लग जाता है कि मुनियंग सांगजन सिटी गई है। वहाँ पर जाकर गांग ताई तो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर वो मुनियंग के डैड को ही बाहर घुमाने के लिए लेकर आया था, लेकिन तभी बारिश हो गई और वो लोग अंदर चले जाते हैं। तब तक यहाँ पर मुनियंग भी पहुँच जाती है और सीधा हॉस्पिटल में चली आती है। गांग ताई तो उस टाइम फोन पर बात कर रहा था, लेकिन उसको आता देख कर वो एकदम से शॉक हो गया और जैसे ही वो उसके पास आई उसको पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैंने तुम्हें मिस किया इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए चली आई। अब वो उसको बाहर ले जाता है बात करने के लिए और उसको कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलना चाहता। बट वो कहती है कि मैंने तो इसके लिए हाँ नहीं की थी। वो तो अब इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उससे यही पूछ बैठता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जिस पर मुनियंग ने उसको कहा कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और जो चीज मुझे चाहिए होती है उसको मैं हर हाल में लेकर रहती हूँ। तभी वहाँ की हेड नर्स मिस पार्क आ जाती हैं और मुनियंग को कहती है कि आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। वो डॉक्टर के पास चली जाती है जहाँ डॉक्टर उसको उसके डैड की कंडीशन के बारे में बता रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे तो इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर डॉक्टर उसे ग्रुप थेरेपी के बारे में बताते हैं जिसमें कि पेशेंट्स को बहुत कुछ सिखाया और पढ़ाया जाता है, जिसके लिए वो तो मुनियंग को ही ऑफर दे देते हैं क्योंकि उनके पास लिटरेचर का कोई भी टीचर नहीं था। अब मुनियंग के दिमाग में भी आइडिया आया, वो गांग ताई के करीब रहने के लिए इस ऑफर को मान जाती है। इसके लिए वो एक शर्त भी रखते हैं कि तुम्हें अपने डैड को आधे घंटे के लिए बाहर घुमाने ले जाना होगा, लेकिन इस पर वो तो मना करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गांग ताई तो कपड़े चेंज कर रहा था, तभी मुनियंग वहाँ पर पहुँच जाती है और उसकी बॉडी देखकर उसको टीज करने लगती है, लेकिन गांग ताई को ये सब अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो तो उसको बाहर निकालने लगा। बट तभी वहाँ पर जोरी पहुँच गई और उन दोनों को इस हालत में देखकर वो काफी शॉक थी।
बट गांग ताई मुनियंग को वहाँ से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद जूरी मुनियंग से बाहर मिलती है और उसको कुछ पूछना चाह रही थी, जिस पर उसने कहा कि तुम यही कहना चाहती हो कि मैं हॉस्पिटल में ये बात ना बताऊं कि हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। साथ ही जूरी ने ये भी पूछा कि तुम्हारे और गांग ताई के बीच क्या रिलेशन है, जिस पर उसने बताया कि तुम बस इतना समझ लो कि हम दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। ये सुनकर जूरी को तो बहुत ही शौक लगा, क्योंकि वो तो काफी पहले से गांग ताई को प्यार किया करती थी। अब शाम के टाइम जैसे ही गांग ताई घर पर जा रहा था, तभी मुनियंग आती है और उसको डिनर पर जाने के लिए कहती है। लेकिन गांग ताई ने उसको साफ मना कर दिया कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं आने वाला। वो कहती है कि अब की बार तो मैं मान जाती हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने मुझे मना किया तो मैं तुम्हें किडनैप ही करके ले जाऊंगी। इसके बाद वो सीधा जंगलों के बीच अपनी पुरानी हवेली में पहुँच जाती है। यहाँ चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन मुनियंग बिल्कुल भी नहीं डरती और अंदर जाकर अपने रूम की सफाई करती है और वहाँ पर लेट जाती है। दूसरी तरफ गांग ते, उसका भाई और जेसू तीनों जूरी के घर पर ही रहने के लिए आ जाते हैं और साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। वहीं रात को सोते हुए मुनियंग को उसकी मॉम की आत्मा दिखाई देती, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डरा करती थी। इसीलिए वो गांग ताई का हग मेथड यूज करती है, जिससे उसे काफी ज्यादा राहत मिली। लेकिन वो अपने सामने गांग ताई को ही इमेजिन करने लग जाती है। वो उसे शांत कराता है और इस तरह मुनियंग को आज तो यहाँ पर नींद आ गई थी। नेक्स्ट डे मैनेजर ली मुनियंग को कॉल करता है और उसको वहाँ के हालात के बारे में बताता है, जिस पर मुनियंग उसको आइडिया देती है कि तुम पूरी मीडिया में ये खबर फैला दो कि मैं अपने डैड का ख्याल रखने के लिए गई हुई हूँ, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिससे कि मुझे पब्लिक का सपोर्ट भी मिल जाएगा। ये सुनकर ली तो बहुत खुश हो गया और इस काम को करने में जुट गया। जेसू ने तो वहाँ पर एक कैफे खोल लिया था, जहाँ सांग ताई को भी काम दिया गया था वहाँ आए हुए कपल्स की फोटो बनाने का, जिसके बदले में वो उसको कुछ पैसे भी देने वाला था। बट उसने सांग ताई को ये मना कर दिया था कि तुम अपने भाई को ये बात बिल्कुल भी मत बताना। अब मुनियंग लिटरेचर पढ़ाने के लिए आ तो गई थी, लेकिन उसका ध्यान लिटरेचर पर कम बल्कि गांग ताई पर ज्यादा था। वो जल्दी जल्दी से अपनी क्लास खत्म करती है और सीधा गांग ताई के पास पहुँच जाती है। बट गांग ताई तो उसको अवॉइड ही किए जा रहा था। तभी वो बहुत जोर से चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, और इस बात को वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग सुन लेते हैं, जिससे कि गांग ताई को काफी बुरा लगा। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि प्लीज ये ड्रामा करना बंद करो। वो उसको साइड में ले जाता है, जहाँ पर मुनियंग ने उसको कहा कि तुम सारे पेशेंट से तो इतना हंसकर बात करते हो, लेकिन मुझसे बात करते हुए तुम्हारा गुस्सा ही नहीं उतरता। नेक्स्ट डे गांग ताई सांग ताई को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या इसकी बीमारी ठीक हो सकती है, जिस पर उन्होंने गांग ताई को बाहर जाने के लिए कह दिया और काफी देर तक सांग ताई को ऑब्जर्व करने लगे। जिसके बाद उन्हें पता लगा कि ये सिर्फ पेंटिंग करते वक्त सारी बातें भूल जाता है और सिर्फ पेंटिंग पर ही फोकस करता है। जिसके बाद उन्होंने बताया कि मैं इसको पेंटिंग के जरिए ही ठीक करूंगा। साथ ही गांग ताई ने ये भी बताया कि इसे तितलियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर का नजारा देखते हैं और सांग ताई को कहते हैं कि तुम्हें इस दीवार पर बाहर का नजारा बनाना होगा। जिस पर सांग ताई ने भी पूछ लिया कि इसके बदले मुझे कितने पैसे मिलेंगे। डॉक्टर ने कहा कि पेंटिंग जितनी अच्छी होगी मैं तुम्हें उतने ज्यादा पैसे दूंगा। अब घर पर आकर जैसे ही वो अपने बॉक्स में पैसे रख रहा था, तभी गांग ताई इसको पूछ लेता है कि तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे। जिस पर उसने बताया कि अभी तो उसे 3,28,90,000 वॉन और चाहिए, ताकि वो एक कैरेवन कार खरीद सके, जिससे हमें बार बार तितलियों के डर से घर न बदलना पड़े और न ही मेरे भाई को मकान मालिकों की गालियां सुननी पड़े। जिसकी वजह से गांग ताई तो इमोशनल होकर उसको गले लगा लेता है। नेक्स्ट डे गांग ताई जूरी के साथ हॉस्पिटल जा रहा था, तभी उसके पास कॉल आया कि एक पेशेंट हॉस्पिटल से भाग गया है और उसकी भागने में मदद किसी और ने नहीं बल्कि मुनियंग ने ही की थी। तभी गांग ताई सामने से आते हुए मुनियंग की कार देखता है और वो तो उसके सामने ही खड़ा हो गया था। पहले तो मुनियंग कार को बहुत तेज चला रही थी, लेकिन गांग ताई के सामने आकर वो कार को रोक देती है और कहने लगती है कि तुम मुझसे डरकर भागे नहीं, तुम्हारा ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद वो कार को लेकर वहाँ से दोबारा निकल जाती है। फिर गांग ताई भी कार लेकर उसका पीछा करने लगता है। इस पेशेंट का नाम था कीतो, जो कि एक पॉलिटिशियन मिस्टर क्वान का बेटा था। वहाँ से भागते हुए वो अपने डैड के इलेक्शन कैंपेन का पोस्टर देखता है और उसको वहीं पर रुकने के लिए कहता है। जिसके बाद मुनियंग भी गाड़ी वहीं पर घुमा लेती है और वो सीधा स्टेज पर चला जाता है और लोगों को कहने लगता है कि मैं मिस्टर क्वान का बेटा हूँ। ये सुनकर मिस्टर क्वान तो एकदम से घबरा गए कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। वो लड़का फिर आगे बताता है कि मेरे सारे भाई बहन मेरे कजिन सियोल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं पढ़ाया गया क्योंकि मैं मेंटली थोड़ा स्लो हूँ और ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाया करता था, जिसकी वजह से मेरे डैड मुझे बहुत डांटते थे, यहाँ तक कि मुझे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा सलूक क्यों किया गया। अब वहाँ पर मिस्टर क्वान के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उसको पकड़ने लगते हैं। बट ये सारी बातें गांग ताई वहाँ पर सुन रहा था और वो काफी इमोशनल भी हो रहा था, क्योंकि बचपन में उसके साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे।
अब तो मीडिया में मिस्टर क्वान की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई थी, जिसके बाद मिस्टर क्वान का दूसरा बेटा मुनयंग पर आकर हाथ उठाने लगता है, लेकिन गांगते ने उसको रोक दिया, जिसको देखकर मुनयंग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई। तभी वहाँ पर जूरी आ जाती है और गांगते को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन गांगते तो इस बार मुनयंग के साथ चला जाता है। गांगते उसको कहता है कि तुमने तो डायरेक्टर से प्रॉमिस किया था कि तुम अपने डैड को वॉक पर ले जाओगे, लेकिन तुम तो आज तक उनको नहीं लेकर गई। बट मुनयंग कहती है कि प्रॉमिस जैसी चीजों पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वो फिर से उसके डैड की कंडीशन के बारे में बोलने लगा था, लेकिन मुनयंग ने कहा कि तुम्हारे मॉम डैड भी तो नहीं है, जिस पर गांगते काफी सरप्राइज हुआ और उसको पूछने लगा कि तुम्हें ये सब बातें कैसे पता। उसने बताया कि जैसे हम चीजों को लेने से पहले उनके बारे में पता करते हैं, इसलिए मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ पता कर लिया। बट गांगताई ने उसको कहा कि तुम लोगों को प्रोडक्ट से कैसे कंपेयर कर सकती हो। वो बोली कि सारे इंसान भी तो प्रोडक्ट ही हैं, जैसे गीतों का ही एग्जांपल देख लो, उसके भाई बहन अच्छे प्रोडक्ट हैं, वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकला, इसलिए उसको तो उठाकर ही फेंक दिया गया। बट ये बातें सुनकर गांगताई को अपनी बातें याद आने लग जाती हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुनयंग को कार रोकने के लिए कह देता है और बीच रास्ते में मुनयंग को छोड़कर जाने लगता है, लेकिन मुनयंग उसके पीछे पीछे आ गई और उसको कहने लगी कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए, आखिर मैंने ऐसा तुमसे क्या कह दिया। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। अब मुनयंग उसको पीछे से आई लव यू कहती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से मुनयंग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। मुनयंग के ऐसा कांड कर देने के बाद हॉस्पिटल का सारा स्टाफ यही कहने लगा था कि उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि मैं उसको एक और मौका देना चाहता हूँ। इधर मैनेजर ली भी सुयोंगजन सिटी पहुंच जाता है और जाते ही उसको मिलती है जूरी, जिसको देखते ही वो तो उससे इम्प्रेस ही हो गया था और पहली नजर में ही उसको जूरी से प्यार हो गया था, इसलिए वो उससे बात करने की कोशिश करने लगता है। बट जूरी तो उसको कोई भाव ही नहीं दे रही थी। इधर हॉस्पिटल में मिस्टर क्वान पहुंच जाते हैं और आकर डायरेक्टर को डांटने लगते हैं कि आखिर तुमने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी। गांगते बात करने के लिए आता है, लेकिन क्वान ने तो उसको एक थप्पड़ ही मार दिया। वहीं दूसरी तरफ सांगते को ड्राइंग बनाता हुआ देखकर मुनयंग उससे बात करने आ जाती है। सांगते तो उसको देखकर खुशी हो गया था, आखिर वो उसकी फेवरेट ऑथर जो थी वो उसका ऑटोग्राफ लेता है और उसके साथ काफी सारी फोटोज भी लेता है। दूसरी तरफ गांगते तो बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील कर रहा था, इसीलिए वो सांगते को ढूंढने लगता है ताकि वो दोनों घर पर जा सकें। जैसे ही उसने मुनयंग के साथ उसको देखा तब वो सांगते को लेने के लिए वहाँ पर आ गया। बट मुनयंग उसको पूछने लगी कि क्या तुम मुझसे अब भी गुस्सा हो, लेकिन जैसे ही वो उसके चीक्स पर निशान देखती है तब तो वो उसको पूछने लगी क्या तुम्हें किसी ने मारा है। बट वो उसको साइड पर ले जाकर कहने लगता है कि मुझे किसी ने मारा हो या नहीं, तुम्हें इससे क्या लेना देना है। क्या तुम मेरे लिए दुखी हो या फिर मेरे लिए कुछ इमोशन फील कर रही हो। जिसके बाद मुनयंग तो उसको कुछ भी नहीं कहती और गांगताई उसको इतना कह देता है कि तुम बिल्कुल इमोशनलेस हो, जब तुम मेरे बारे में सब कुछ ही जानती हो तो तुम्हें इस तरह की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, और अब अच्छा होगा कि आगे से तुम मेरे साथ इस तरह की बातें बिल्कुल भी मत करना। और इतना कहकर वो तो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन मुनयंग को ये सारी बातें काफी ज्यादा दुखी कर रही थी। तभी जूरी उसके डैड को लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो अपने डैड के पास जाती है, लेकिन डैड ने तो उसको देखकर यही कहा कि तुम अभी तक जिंदा क्यों हो, और वो उसका गला पकड़कर दबाने लगे, साथ ही उसको मॉन्स्टर भी कह रहे थे। हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ आकर उसको छुड़ा तो लेता है, लेकिन मुनयंग तो आज बहुत ही ज्यादा दुखी थी। अब वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो तो पैदल ही जा रही थी और अपनी कार को वहीं पर छोड़ देती है। दूसरी तरफ गांगताई जो बस से जा रहा था वो मुनयंग को पैदल जाते हुए देख लेता है, लेकिन वहाँ पर तो वो उसको कुछ भी नहीं कहता। घर पर जाकर वो उसकी नई आई हुई बुक को पढ़ता है, जिसमें कि एक माँ बेटे की बड़ी ही इमोशनल सी कहानी थी, और उसको पढ़ने के बाद वो तो रोने ही लग गया, क्योंकि बचपन से ही उसे माँ का प्यार नहीं मिला था जो कि हमेशा से वो चाहता था। तभी वहाँ पर जेसु आ जाता है और उसको बताता है कि आज हॉस्पिटल में डैड ने मुनयंग को मारने की कोशिश की। इसके बाद गांगताई भी समझ गया कि यही वजह थी कि मुनयंग इतनी दुखी होकर वहाँ से जा रही थी। अब वो जेसु की बाइक ले लेता है और मुनयंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बाहर बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने मुनयंग को ढूंढ ही लिया। गांगते आकर उसको गले लगा लेता है, जिसके बाद वो भी बहुत इमोशनल होती है। फिर दोनों आकर एक जगह पर बैठ जाते हैं, जहाँ गांगते उसकी बहुत फिक्र कर रहा था और कहने लगा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता। बट अपने लिए इतनी ज्यादा फिक्र देखकर मुनयंग तो काफी खुश होती है। अब मुनयंग का घर यहाँ से काफी दूर था, इसीलिए वो उसको अपने घर पर ही रख लेता है और साथ ही अपने कपड़े भी पहनने के लिए उसको देता है। थोड़ी देर बाद मुनयंग फिर से अपनी हरकतों पर आ गई और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगी, इसीलिए वो परेशान होकर कह देता है कि प्लीज तुम यहाँ से अपने ही घर चली जाओ। बट अब तो मुनयंग ने बिल्कुल मना कर दिया और कहने लगी कि तुमने ही तो मुझसे यहाँ पर रहने के लिए कहा था, इसलिए आज तो मैं यहीं पर रहूंगी। तभी जेसु सांगते को लेकर यहाँ पर आ जाता है, लेकिन गांगते ने उसको मना कर दिया कि प्लीज आज की रात तुम सांगते को अपने पास ही रख लो, क्योंकि मेरे घर पर काफी पानी भर गया है।
नेक्स्ट मॉर्निंग में जूरी गांगते के घर पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन बाहर ही उसने तो मुनियंग को देख लिया और साथ ही उसने गांगते के कपड़े भी पहने हुए थे। इसलिए वो उसको पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मुनियंग ने भी उसको कह दिया कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने गांगते के कपड़े पहने हुए हैं, इसीलिए इसका मतलब यही होगा कि मैं सारी रात यहीं पर रही थी। जिसके बाद उन दोनों में बहस छिड़ जाती है, यहाँ तक कि जूरी ने तो मुनियंग को थप्पड़ी मार दिया था और अब वो दोनों ही लड़ने लग गई। फिर वो मुनियंग को जोर से चिल्लाकर कहता है कि प्लीज ये फाइट बंद करो, और उसका इतनी जोर से चिल्लाना नीचे खड़ा हुआ जेसू, सांगते और यहाँ तक कि उसकी मॉम भी सुन लेती है। अब वो मुनियंग को अपने साथ लेकर जाने लगता है और उस पर गुस्सा भी करने लगा था, बट मुनियंग भी उस पर चिल्ला रही थी कि तुमने मेरी साड़ी क्यों नहीं ली। अब वो उसको टैक्सी के पैसे दे देता है और उसको जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ जूरी तो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है और मॉम को कहने लगी कि आज फिर गांगताए ने मुनियंग की ही साइड ली, उसको अपने कपड़े पहनने के लिए दे और सारी रात उसे। ये कहते हुए तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही थी, इसीलिए वो थोड़ी हिम्मत करके गांगताए को अपने दिल की बात बता देती है। बट गांगताए ने तो यहाँ पर इनडायरेक्टली उसको मना ही कर दिया बहुत, क्योंकि वो तो जूरी को अपना एक अच्छा दोस्त मानता था। वहीं पर इनको साथ में मुनियंग ने भी देख लिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी। नेक्स्ट सीन में मैनेजर ली मुनियंग से मिलने के लिए आता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज दोबारा से काम करना शुरू कर दो, नहीं तो मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मेरे साथ एक नई स्टोरी पर काम कर लो। अब मुनियंग जाती है सांगताए के पास और उसको अपनी हवेली पर ले आती है। वो उसको ड्राइंग करने का ऑफर भी दे देती है, जिसके बदले उसने पैसे देने का वादा किया, लेकिन उसने एक शर्त भी रखी कि तुम्हें यहीं मेरे घर में रहकर ही ड्राइंग करनी पड़ेगी। मुनियंग ने तो एक कॉन्ट्रैक्ट तक बना लिया था, लेकिन सांगते उसमें थोड़े चेंजेस करता है कि मुझे सिर्फ एक कैरावन वैन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गांगताए तो पूरे हॉस्पिटल में अपने भाई को ढूंढ रहा था। तभी एक नर्स ने उसको बताया कि मैंने मुनियंग के साथ तुम्हारे भाई को देखा था। तभी वो एकदम से मुनियंग को कॉल लगाता है कि क्या मेरा भाई तुम्हारे पास है। मुनियंग भी कह देती है कि अगर तुम्हें उससे मिलना है तो मेरी हवेली पर आ जाओ। साथ ही वो उसको एड्रेस भी बताने लगती है, लेकिन उसने कहा कि मुझे तुम्हारी हवेली का एड्रेस पहले ही पता है और मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ। मुनियंग कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे पहले से ही जानते थे। गांगताए ने कहा कि मैं तो पहली बार में ही तुम्हें देखकर समझ गया था कि तुम कौन हो। अब गांगताए तो हवेली जाने के लिए निकल जाता है। इसी बीच हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया गया जब गांगताए बचपन में मुनियंग की हवेली पर गया था, जिसकी वजह से मुनियंग बहुत ज्यादा खुश हुई थी और बाहर आने लग रही थी, लेकिन उसकी मॉम ने उसको वहीं पर रोक दिया, क्योंकि उसकी मॉम को उसका किसी से भी मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब मुनियंग बाहर तो आ जाती है, लेकिन गांगताए से फूल लेकर उन्हें पैरों के नीचे कुचल देती है, क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए उसकी मॉम ने कहा था। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर गांगताए हवेली में पहुंच गया था और मुनियंग उसका वहीं पर खड़े हुए इंतजार कर रही थी, जहाँ पर वो बचपन में खड़ी थी। फिर वो उसके पास आ जाता है, जहाँ पर मुनियंग ने उसको पूछा कि जब तुम मुझे पहले ही पहचान गए थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहने लगा कि मैं बचपन में भी तुमसे डरकर भाग गया था और अब भी मैं तुमसे डरकर ही भाग रहा था, और साथ ही उसको सॉरी भी बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कह नहीं पाया, लेकिन तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन अब मेरे पास मेरे भाई के सिवा किसी और के लिए टाइम ही नहीं है। इतना कहकर वो तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मुनियंग ने उसको रोका और उससे पूछने लगी कि जब तुम अपने भाई की केयर कर सकते हो तो मेरी क्यों नहीं। वो उसकी बातें ज्यादा नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही मुनियंग उसके पीछे पीछे आई तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी कि गांगताए ने उसको होल्ड कर लिया और उसको डांटते हुए बोला कि क्या तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती। वो उसको वहीं पर रुक जाने की रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी लाइफ से मत जाओ, पर तभी सांगताए वहाँ पर आ जाता है और आकर अपने भाई को बताता है कि मिस मुनियंग ने मुझको काम पर रखा है, इसीलिए मुझे इस हवेली में ही रहना होगा। गांगताए वो कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस करने के लिए कह देता है, लेकिन उसके भाई ने तो मना कर दिया और कहने लगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और मैं इसको वापस नहीं करूंगा। इस बात पर गांगताए को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और उन दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो जाती है। अब मुनियंग आकर सांगताए को शांत कराती है और उसको घर के अंदर भेज देती है। इस बात से गांगताए तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था और वो वहाँ से जाने लग रहा था और साथ ही साथ अपने बचपन की कुछ बातें भी याद कर रहा था, जिसमें कि एक बार उसकी माँ ने उसको घर से निकाल दिया था। उस टाइम पे गांगताए ने ये कहा था कि मैं सिर्फ मेरा हूँ और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई मर जाए। ये बोलकर वो तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन तभी उसका भाई उसकी बेल्ट देने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाता है और दोनों भाई बर्फीली तालाब के पास खेलने लग जाते हैं। वहीं पर मुनियंग भी उन दोनों को देख रही थी, लेकिन सांगताए को ये नहीं पता था यहाँ पर बर्फ थोड़ी कम है, इसीलिए वो तो नीचे ही गिर गया। तब गांगताए ने उसको बचा तो लिया, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में वो खुद ही पानी में डूब जाता है और ज्यादा ठंड होने की वजह से सांगताए तो उसकी बिना हेल्प करे वहाँ से निकल जाता है। तभी मुनियंग उसके पास आती है और उसको बचाती है। अब बैक टू द प्रेजेंट आ जाते हैं। यहाँ पर गांगताए वो फटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट देख रहा था, जहाँ पर उसके भाई ने ज्यादा पैसे लेने की जगह ये बात लिखी हुई थी कि मेरे भाई को घर बदलना पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे एक वैन चाहिए।
ये पढ़कर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने भाई की हेल्प करने का डिसाइड कर लेता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर मुनियंग मैनेजर को सांगते से इंट्रोड्यूस कराती है और उसको कहती है कि मेरी बुक्स में आज के बाद से यही ड्राइंग करेगा, जिस पर मैनेजर ली तो बहुत सरप्राइज हो गया और कहने लगा कि तुम तो अपना ही ध्यान नहीं रख सकती, इसका कैसे रखोगी। तभी वहाँ पर गांगते पहुँच जाता है, जिसको देखते ही मुनियंग ने मैनेजर को कहा कि आ गया मेरा ख्याल रखने वाला, और वो मैनेजर को वहाँ से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ अब तो ज्यूरी को भी पता लग गया था कि गांगते मुनियंग की हवेली में रहने के लिए चला गया है। वहीं दूसरी तरफ गांगते तो मुनियंग के सामने कुछ शर्तें रखता है, जिसमें उसने कहा कि जिस दिन मेरा भाई सांगते इस काम को करने के लिए मना कर देगा, मैं उसी दिन उसको लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, और दूसरी बात कि तुम मेरे भाई के साथ अच्छे से पेश आओगी। और ये दोनों बातें मुनियंग ने मान भी ली थी। फिर वो उन्हें उनका रूम दिखाने के लिए जाती है। ये घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन 20 साल से बंद होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी हो गई थी, इसलिए वो दोनों भाई मिलकर यहाँ की साफ सफाई करते हैं। गांगते तो मॉर्निंग के टाइम सभी के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है और फिर वो एक साथ ही हॉस्पिटल के लिए भी निकल जाते हैं। वहीं सांगते का ट्रॉमा दूर करने के लिए डॉक्टर ने उसको बटरफ्लाई बनाने के लिए कहा, लेकिन सांगते इस बात से मना कर देता है। वहीं पर एक लेडी तो मुनियंग को अपनी बेटी कहकर बुलाने लगती है, जिसके बाद पहले तो मुनियंग डर गई, लेकिन जब उसे पता लगा कि इस लेडी को गलतफहमी हुई है, तब वो उस पर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। जिसके बाद उस लेडी को भी याद आ गया कि मेरी बेटी एक एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। वहीं ये इंसिडेंट होने की वजह से आज रात को फिर से मुनियंग की मॉम उसके सपने में आई और उसको कहने लगी कि तुम जिससे भी प्यार करोगी मैं उसको भी मार डालूंगी। इसकी वजह से मुनियंग तो डर कर रोने ही लग जाती है। तभी गांगते उसको चुप कराने के लिए आता है, लेकिन वो उसको यही कहने लगी थी कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। बट वो उसको गले लगाकर कहता है कि प्लीज इतना डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में मुनियंग अपनी पास्ट की बातों को याद करने लगती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसको अपने हिसाब से कोई काम ही नहीं करने देती थी। उसको छोटे बाल पसंद थे, लेकिन वो उसको बाल काटने ही नहीं देती और उसको हमेशा यही कहती थी कि तुम मेरी आर्ट हो और तुम उसको कभी भी नहीं बिगाड़ सकती। अब प्रेजेंट में वो अपने बाल काटना चाह रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती। ये सब मैनेजर यहाँ पर देख लेता है और उसको अंदाजा हो गया था कि मुनियंग की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है, इसीलिए वो उसका थोड़ा सा सामान पैक करता है और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन मुनियंग ने तो उसको साफ मना कर दिया। अब वो उसको जबरदस्ती यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी गांगते बीच में आ गया और उसको कहने लगा कि अगर ये यहाँ से नहीं जाना चाहती तो तुम इसके साथ जबरदस्ती मत करो। इसके बाद मुनियंग का मूड ठीक करने के लिए गांगते उसको बाहर ले जाता है। वो शाम तक काफी सारी जगहों पर घूमते हैं, लेकिन शाम के टाइम गांगते के फोन पर ज्यूरी का कॉल आ गया, जो उसको पूछ रही थी कि तुम कहाँ पर हो। लेकिन मुनियंग ने तो खुद ही उसका कॉल रिसीव कर लिया और उसको कहने लगी कि मेरे साथ घूमने के लिए आया था। फिर यहाँ से जाते हुए मुनियंग उससे पूछती है कि क्या ये हमारी पहली डेट थी या फिर तुम सिर्फ मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे। बट गांगते उसको कहता है कि इतने टाइम से मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब नहीं करना चाहता। और ये सुनकर तो मुनियंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर बार में चला जाता है ड्रिंक करने के लिए और वहाँ पर बैठकर मुनियंग को बहुत बुरा भला बोल रहा था। उसके पीछे ज्यूरी बैठी हुई थी, वो भी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ गांगते और मुनियंग की वजह से। जैसे ही मैनेजर ने उसे देखा, वो तो उसके पास बात करने के लिए चला गया। बट जैसे ही ज्यूरी को ये पता लगा कि वो मुनियंग का मैनेजर है, वो तो उसको जोरदार थप्पड़ लगा देती है। नेक्स्ट डे गांगते को डॉक्टर के पास दिखाते हैं, जहाँ पर उसने बताया कि मुनियंग को बहुत अजीब से ड्रीम आते हैं, जिसमें वो अपनी मॉम को देखती है। एक्चुअली उसकी मॉम भी एक राइटर थी और अपनी सीरीज को खत्म करने के बाद ही वो भी गायब हो गई थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। 5 साल उनको ढूंढने के बाद ये घोषित कर दिया गया कि शायद वो मर चुकी हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शायद उसकी मॉम को उसके डैड ने ही मारा था। अब रात के टाइम जैसे ही वो मुनियंग के पास जाता है, तब मुनियंग ने तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया और उसको कहने लगी कि मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रही थी। तभी वो उसको आंखें बंद करने के लिए कहता है। उसने सोचा कि शायद ये मुझे किस करेगा, लेकिन वो तो उसके लिए एक ड्रीम कैचर लेकर आया था और उसने बताया कि मैंने अपने भाई सांगताई के लिए बनाया था, लेकिन उसको तो ये कोई काम नहीं आया, इसलिए मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। फिर वो भी इस ड्रीम कैचर को रख लेती है। फिर वो सोने के लिए सांगते के पास चला गया और उसको कहने लगा कि कल हम लोग उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ हम बचपन में जाया करते थे। वहाँ का खाना तुम्हें बहुत पसंद था ना, इसीलिए मॉम भी हमेशा तुम्हें वहीं पर लेकर जाती थी। बट सांगते ने उसको बताया कि वो मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से वहाँ पर जाती थी, क्योंकि तुम्हें वहाँ का खाना पसंद था। और ये सुनकर तो गांगते बहुत जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसको अब रियलाइज हो चुका था कि उसकी मॉम उन दोनों भाइयों से बराबर प्यार किया करती थी
और रही बात सांगते की, क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं था, इसीलिए वो उसका ज्यादा ध्यान रखती थी। नेक्स्ट डे जैसे ही मुनयंग हॉस्पिटल में जाती है तब उसे पता लगा कि उसकी जॉब तो चली गई है। तभी वो गुस्से में आकर डायरेक्टर को ढूंढ रही थी कि बीच रास्ते में उसको वही लेडी मिल गई जिसकी वजह से उसकी जॉब गई थी। बट वो लेडी तो उससे माफी मांगने लग जाती है, जिस पर मुनयंग ने भी उसको कह दिया कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी वजह से मेरी जॉब चली गई, तुम्हें इसकी भरपाई तो करनी ही होगी। तभी उस लेडी का शॉल नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर मुनयंग ने कहा कि मुझे ये शॉल चाहिए, और वो ये शॉल लेकर वहाँ से चल जाती है। तभी वो लेडी गांगते को बताती है कि मैं काफी टाइम से एक गिल्ट में जी रही थी, बट इसको ये शॉल देकर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने अपनी बेटी को ये शॉल दे दी हो। अब गांगते मुनयंग के पास आया और उसको कहने लगा कि तुमने अनजाने में ही सही लेकिन उस लेडी की बहुत बड़ी हेल्प कर दी, जिसको सुनकर मुनयंग भी खुश हो जाती है और अपने घर पे जाके अपने गिल्ट को भी दूर करने की कोशिश करती है, जिसके लिए उसने तो अपने बालों को ही काट लिया। अब ये कटे हुए बाल गांगते को तो बहुत पसंद आए, लेकिन सांगते मना कर देता है कि मुझे तो तुम लंबे बालों में ही ज्यादा अच्छी लगा करती थी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर मुनयंग का एक फैन आ गया था और उसने कहा कि क्या मैं आपके साथ एक फोटो ले सकता हूँ। फिर गांगते उनकी फोटो लेने लग जाता है, जहाँ पर वो उस आदमी को मुनयंग के इतना क्लोज देखकर काफी जेलस फील कर रहा था, और इस बात को मुनयंग ने भी नोटिस कर लिया और बाहर आकर वो उसको पूछती है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे थे, लेकिन उसने तो साफ मना कर दिया और वहाँ से चला गया। उधर मुनयंग के डैड को हॉस्पिटल में एक गाना सुनाई देता है जो कि उसकी मॉम गाया करती थी, जिसकी वजह से वो तो अपना सर पकड़ के रो रहे थे। उन्होंने डॉक्टर को भी ये बात बताई। फिर डॉक्टर ने सीसीटीवी कैमरास में देखा कि उनके पास सबसे ज्यादा कौन जाता है, जिसमें कि बाकी स्टाफ के अलावा एक ओरिन नाम की लेडी बार बार उनके पास जाया करती थी। तभी वो ओरिन को बुलाते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या तुमने ये गाना गाया था, लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया। वहीं घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सांगते ने मुनयंग का वो ड्रीम कैचर देख लिया था और वो दोनों तो अब उसके ऊपर लड़ने ही लग जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। तभी खींचतान के चक्कर में वो ड्रीम कैचर तो टूट ही गया, जिसके बाद सांगते को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर उन दोनों के बीच तो बहुत बड़ी फाइट हो गई। इसी बीच वहाँ पर गांगते आ गया और उनको रोकने की कोशिश करने लगा। वो दोनों रुक तो जाते हैं, लेकिन उसने सांगते के पास जाकर उसको कहा कि इस ड्रीम कैचर की जरूरत मुनयंग को ज्यादा है, क्योंकि उसको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। जिस पर सांगते मान तो गया था, लेकिन उसने ये भी कह दिया कि मैं ये तो उसके साथ शेयर कर लूंगा, लेकिन तुमको कभी भी नहीं। फिर वो उस ड्रीम कैचर को दोबारा से बनाने लगा और उसने मुनयंग को भी बता दिया कि सांगते ये तुम्हें देने के लिए मान गया है। जिसके बाद उसका गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन वो फिर से उसे जेलसी वाली बात पर टीज करने लगी। नेक्स्ट डे ये तीनों हॉस्पिटल में चले जाते हैं, क्योंकि पेशेंट्स की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद मुनयंग को भी दोबारा से जॉब पर रख लिया गया था। तभी वहाँ पर एक लेडी का हस्बैंड उसको बहुत जोर से डांट रहा था और उस साथ में उसको मारने भी लगा। तभी वहाँ पर मुनयंग आ गई और उसने भी एक कैन फेंक कर उस आदमी को मार दिया। तभी वो आदमी उसके पास आया और उसने भी एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिसको कि गांगते दूर से देख लेता है। उसने तो गुस्से में अब उस आदमी को पीटना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पर स्टाफ आ गया और उन्होंने गांगते को रोक लिया, लेकिन इसकी सजा के तौर पर उसको तो कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। फिर वो बिना किसी डर के मुनयंग के पास आता है और उसको कहने लगता है कि अब तो मैं सस्पेंड हो चुका हूँ, कई दिनों तक मुझे हॉस्पिटल में नहीं आना, क्या हम बाहर जा सकते हैं? जिस पर मुनयंग ने भी हाँ कर दिया। अब घर जाते हुए गांगते ने मुनयंग को बताया कि अभी के लिए मैं सिर्फ दिन में ही घूमने के लिए जा सकता हूँ, रात में नहीं, क्योंकि रात में मुझे सांगते का ख्याल रखना होगा। लेकिन इस बात पर मुनयंग तो गुस्सा हो गई। फिर उसने डिसाइड किया और उसको कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, इतना जेसु सांगते का ख्याल रख लेगा। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों रेडी होकर ट्रिप पर चले जाते हैं। दोनों घूमते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। मुनयंग को हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता था, इसलिए गांगते उसको टीज करने के लिए एक ब्रिज पर लेकर आता है। उधर मिस्टर ली के रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो जूरी के घर पर ही रहने के लिए आ जाता है, जहाँ पर सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। और वहीं मिस्टर ली तो सबके सामने ही ज्यूरी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि वो ज्यूरी को पसंद करने लगा था। उधर गांगते भी मुनयंग से पूछता है कि तुम्हारे और ज्यूरी के बीच में आखिर हुआ क्या था। जिसके बाद मुनयंग ने उसको बताया कि बचपन में ज्यूरी को सब बच्चे बुली किया करते थे। एक दिन उसने ज्यूरी को उन बच्चों से बुली होने से बचा लिया और इसी तरह वो दोनों दोस्त बन गई। लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि ज्यूरी और बच्चों के साथ खेल रही है, तब उसने उन बच्चों को डरा दिया और इस बात पर ज्यूरी भी गुस्सा हो गई और उसके साथ दोस्ती तोड़ दी। फिर गांगते उसको कहने लगता है कि मेरे ख्याल से तुम्हें दोबारा से
जूरी के साथ दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मुनियंग ने मना कर दिया और कहने लगे कि अब तो मेरे पास एक दोस्त आ गया है। अब ये लोग जहाँ पर घूमने आए थे वहीं इनके हॉस्पिटल से भागे हुए दो लोग मिल गए। ये उनको बताते हैं कि तुम पहले अपना इलाज करवा लो, इसके बाद तुम दोनों साथ रहो, किसी को क्या ही प्रॉब्लम होगी। अब गांगते ने रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए वो मुनियंग को दूसरे रूम में जाने के लिए कह देता है, लेकिन मुनियंग तो मान ही नहीं रही थी। अब वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मुनियंग की आंख खुलती है तब वो गांगते को वहाँ पर नहीं पाती, इसलिए थोड़ा परेशानी हो जाती है। लेकिन गांगते तो उसके लिए फ्लावर्स लेने के लिए गया था और कहने लगा कि बचपन में तो मैं तुम्हें ये नहीं दे पाया, लेकिन अब दे रहा हूँ, जिस पर मुनियंग तो बहुत खुश हो जाती है। अब वो दोनों उन पेशेंट्स को लेकर सीधा हॉस्पिटल में आ गए। जैसा कि वो दोनों रात में एक ही रूम में ठहरे थे, इसीलिए उस लड़के ने पूरे हॉस्पिटल में यही रूमर फैला दी कि ये दोनों कपल हैं। अब ये खबर तो पूरे हॉस्पिटल में आग की तरह फैल गई, यहाँ तक कि ये तो इतनी बढ़ गई कि दोनों की शादी की बातें होने लगी। अब इसी बात को सांगते भी सुन लेता है और उसको पता लग गया कि मेरा भाई मुनियंग के साथ घूमने के लिए गया था। अब सांगते उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसको कहने लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या फिर मुनियंग से। गांगते ने उसको बताया कि मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन सांगते का गुस्सा तो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि इसने तो मुझे बचपन में मारने की कोशिश की थी। अब ये सारी बातें सुनकर तो गांगते बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है, क्योंकि उसने गलती से ही सही लेकिन इस बारे में तो सोचा था कि उसका भाई मर जाए। उसकी हालत तो इतनी खराब हो गई थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, जहाँ पर मिस पार्क ने उसका ध्यान रखा। वहीं मुनियंग गांगते को चीयरअप करने की तो कोशिश करती है, लेकिन वो उसको अकेला छोड़ने के लिए कह देता है। फिर मुनियंग ने कहा कि तुमने तो अपने भाई को उस पानी में नहीं डाला था, तुम अपने आप को इस तरह तो गिल्ट में मत रखो। जिस पर गांगते ने उसको कहा कि इस बात को मैं झुटला नहीं सकता कि मैंने ये तो जरूर सोचा था कि मेरा भाई मर जाए, और तुमने भी मुझे बचाकर सही नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सांगते की भी मिस पार्क से अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो अभी तक अपने भाई से बात ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से गांगते काफी ज्यादा दुखी था। तभी मुनियंग उसके पास आती है और कहती है कि तुम आखिर कितने दिनों तक ऐसे रहोगे, तुम्हें अपने भाई के साथ सब कुछ क्लियर कर लेना चाहिए कि तुम्हें मेरे साथ भी रहना है। बट वो तो मुनियंग से ही कह देता है कि मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, शायद हमें ये रिलेशन यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। इतना कहकर वो दुखी होता हुआ वहाँ से चला जाता है। वहीं मुनियंग भी काफी ज्यादा रो रही थी। अब वो सांगते के पास आता है और उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें बचपन में मारने की कोशिश की थी। सांगते भी ये बात जानता था कि मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है, इसलिए वो भी उसको माफ कर देता है। फिर वो दोनों फिर से जूरी के घर में ही रहने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओरिन ही वो गाना गा रही थी जो कि मुनियंग के डैड को सुनाई देता था, और इसीलिए मुनियंग के डैड तो उसको मारने लग जाते हैं और उसको मॉन्स्टर भी कहते हैं। तभी वहाँ पर गांगते और बाकी स्टाफ आकर उन दोनों को छुड़ा लेते हैं। फिर इसके बाद कोरिन उससे पूछने के लिए जाती है कि आखिर उस पेशेंट ने तुम पर अटैक क्यों किया। असल में ये ओरिन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस थी, वो हमेशा दूसरे पेशेंट्स को प्रोवोक करती थी और बहुत ही अजीब तरह से उनसे बातें किया करती थी। और आज भी उस पर अटैक होने से पहले उसने मुनियंग के डैड को कहा था कि क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो, और यही वजह थी कि उन्होंने इस पर अटैक किया था। फिर सांगते डॉक्टर के पास आता है और उनको सारी बातें बता देता है, जिसके बाद डॉक्टर ने यही कहा कि मुझे लगता है कि शायद उनकी वाइफ आसपास ही है और वो मरी ही नहीं, और जल्दी ही वो अपनी बेटी या अपने हस्बैंड के पास जरूर आएगी। वहीं आज मुनियंग का बर्थडे था, वो गांगताई को मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन गांगताई ने तो उसका कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। फिर वो सीधा सांगते के पास आ गई ताकि वो उसे मना सके। वो उसे ड्रीम कैचर भी देती है, लेकिन सांगताई ने तो उसको मना ही कर दिया और कहने लगा कि बेस्ट फ्रेंड कभी झूठ बोलकर घूमने नहीं जाते हैं, और उसको झूठा झूठा बोलकर उसने दरवाजा ही बंद कर दिया। इसी वजह से मुनियंग तो दुखी होकर वहाँ से वापस आ जाती है। वहीं हॉस्पिटल में ओरिन तो एक केयर गिवर को पत्थर मारकर वहाँ से भाग गई थी, और जाते हुए वो यही कह रही थी कि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। ये देखकर गांगते तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसको ये पता था कि आज मुनियंग का बर्थडे है, इसीलिए वो उसके घर की तरफ चला जाता है। अब तो उसे यही डाउट होने लगा था कि कहीं ओरिन ही उसकी मॉम तो नहीं। वहीं ओरिन तो सच में ही मुनियंग के घर पर पहुंच गई थी और आकर सारे घर में घूमने लग जाती है और उसके चीजों को हाथ लगाकर देखने भी लग गई, जिस पर मुनियंग ने कहा कि कोई मेरी चीजों को छुए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी ओरिन एक नुकीली चीज उठाती है, जिसको पकड़ने के चक्कर में मुनियंग के हाथ में तो चोट ही लग गई, लेकिन जब तक गांगते यहाँ पर पहुंचा तब तक तो ओरिन यहाँ से निकल ही चुकी थी। बट मुनियंग को सही सलामत पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आते ही उसको गले लगा लेता है। फिर वो ओरिन के बारे में उससे पूछता है, लेकिन इस बात पर तो मुनियंग गुस्सा ही हो गई कि क्या तुम उसके लिए यहाँ पर आए थे। मैं जानती थी कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
लेकिन क्या अब वो पेशेंट भी इम्पोर्टेंट हो गई? क्या तुमने मुझे थोड़ा सा भी मिस नहीं किया? ये बोलकर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर गांगते उसके पीछे पीछे गया और उसके हाथ पर रुमाल बांध दिया और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसीलिए ही मैं तुम्हारे पास आया था। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन इस बात पर तो वो उसको किस कर लेता है और साथ ही उसको हैप्पी बर्थडे भी विश करता है। गांगते की बॉडी तो बहुत ही गर्म लग रही थी। उसने बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए मुनियंग तो उसके केयर में लग जाती है, जिसे देखकर गांगते उसको बताता है कि इससे पहले तक मेरे बीमार होने पर मेरी केयर करने वाला कोई नहीं था। इसके बाद हमें पता लगता है कि ओरिन तो उसकी मॉम की क्रेजी फैन थी और उनकी बुक से इंस्पायर होकर ही वो ये सारे काम कर रही थी और अब तो उसके भागने की खबर पुलिस में भी दे दी गई थी। वहीं गांगते मुनियंग को बताता है कि बचपन में मेरी मॉम का मर्डर कर दिया गया था और मेरा भाई तो उसका इल्जाम तितलियों पर ही लगाता है, इसीलिए तितलियों के आने पर हमें बार बार शहर को छोड़कर जाना पड़ता है। मैं अपने भाई की केयर करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। साथ ही वो उसका ये भी कहता है कि तुम्हें सांगते को यकीन दिलाना होगा कि तुम मुझे उससे दूर नहीं कर रही हो, बल्कि हमारी फैमिली बनकर हमेशा हमारे साथ रहोगी। इस बात को सुनकर वो भी मान जाती है और उसको मनाने के काम में भी लग जाती है, जहाँ पर उसने सांगते को बताया कि मैं तुम्हारे बनाए हुए ड्राइंग्स पर एक स्टोरी लिखना चाहती हूँ। वो उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन सांगते तो उसकी बात ही नहीं मानता, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है और इस तरह से उसका ये प्लान तो फ्लॉप ही हो गया था। दूसरी तरफ मिस्टर ली और जूरी भी एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। अब हॉस्पिटल में सांगते ने तो वो पेंटिंग खत्म ही कर दी थी, बट डॉक्टर ने आकर उसको बताया कि जब तक तुम उसमें तितली नहीं बनाओगे तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। ये सुनकर सांगते तो गुस्से में वहाँ से चला ही जाता है, लेकिन गांगते ने उसको समझाया कि तुम्हें दिया गया काम तो पूरा करना ही पड़ेगा। फिर वो उसको जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहुत बुरी फाइट होती है। अब मुनियंग गांगते को खाना खाने के लिए अपने घर पर बुला लेती है और उसकी चोट देखकर वो पूछ बैठती है कि आखिर ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने लड़ाई के बारे में सब कुछ बता दिया और वो उसको कहने लगी कि तुम्हें अब तो सांगते को पता ही देना चाहिए कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। जिस पर उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि ये सारी बातें सुनकर वो किस तरह रिएक्ट करेगा, कहीं वो और ज्यादा पागल ना हो जाए। और वैसे भी अब तो मेरे 3 में से 2 सपने पूरे ही हो गए हैं। वो पूछती है कैसे सपने? कहता पहला सपना तो मेरा ये था कि मैं कहीं पर घूमने के लिए जाऊं, जो सपना मेरा तुमने पूरा कर दिया। दूसरा ये था कि मैं अपने भाई के साथ जमकर लड़ूं और वो आज पूरा हो गया है। तीसरा सपना ये था कि मैं हाई स्कूल में गर्लफ्रेंड बनाऊं और बहुत सारे दोस्त बनाऊं, लेकिन इसके लिए अब तो बहुत देर हो चुकी है। बट मैं ड्रीम में ये सपना पूरा कर लेता हूँ और इस सपने को वो रात में सोते हुए पूरा कर लेता है, जिसमें कि वो मुनियंग से ही अपने दिल की बात कह रहा था और बहुत स्माइल कर रहा था, जिसको कि सांगते ने देख लिया। अपने भाई को इस तरह स्माइल करते देख वो बहुत खुश होता है। फिर नेक्स्ट डे गांगते से पहले ही उसका भाई उसे फोन करके पूछ लेता है कि क्या तुमने खाना खाया या नहीं। ये देखकर गांगते तो बहुत सरप्राइज हुआ, क्योंकि हर बार वही उसको पूछा करता था। अब गांगते ने तो खाना खाया ही नहीं था, इसीलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुला लेता है और यहाँ का बिल सांगते ने ही दे दिया और साथ ही उसको पॉकेट मनी भी दी और उसको कहने लगा कि इसको देखभाल के यूज करना और अगर खत्म हो जाए तो मुझसे मांग लेना। वैसे भी बड़े भाई को तो छोटे भाई को पॉकेट मनी देनी ही चाहिए। और उसकी ये सारी बातें सुनकर तो गांगते काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है। वहीं उनकी साइड की टेबल पर मुनियंग भी बैठी हुई थी, जो कि उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आई थी और वो सांगते को भी कह देती है कि तुम मेरा भी बिल भर दो और मुझे भी पॉकेट मनी देना। बट सांगते तो उसका कोई रिप्लाई ना करते हुए वहाँ से जाने लगता है। मुनियंग भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और कहती है कि मैं भी तो अनाथ हूँ, ना ही मेरा कोई बड़ा भाई है मुझे पॉकेट मनी देने वाला, इसलिए तुम्हें ही मुझे पॉकेट मनी देनी होगी। लेकिन सांगते तो उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है और अपने भाई को आवाज दे देता है कि मेरे साथ चलो। लेकिन मुनियंग उसको कहती है कि अगर तुम मुझे पॉकेट मनी नहीं दोगे तो फिर मैं अकेली ही पड़ जाऊंगी। जिसके बाद सांगते थोड़ा इमोशनल हुआ और उसको भी अपने साथ ही बुला लिया। अब वो दोनों भाई मिलकर मुनियंग के घर में ही रहने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर नेक्स्ट डे गांगते की तो हॉस्पिटल से छुट्टी थी, इसलिए वो कहीं घूमने जाना चाहता था। लेकिन ये दोनों तो अपने काम में इतने ज्यादा बिजी थे कि उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से वो तो अपने फ्रेंड जेसू के रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाता है, जहाँ पर लड़कियां तो उसको ही देखे जा रही थी। जैसे उनकी फोटो खींचकर मुनियंग को भेज देता है और मुनियंग तो गुस्से में अपनी कार चलाकर वहीं पर पहुंच जाती है। वो गांगते को जल्दी से खाना खिलाती है और उन लड़कियों को डराकर वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं और बहुत शोर मचाने लगते हैं, जिस पर मुनियंग ने उसको बताया कि मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं हमारा कोई बच्चा पैदा नहीं करूंगी। जिस पर गांगते ने उसको कहा लेकिन मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है और वैसे भी माँ होना एक बहुत मुश्किल काम है। जिसके बाद उसने कहा कि फिर तो मुझे उनसे ही जेलस होना पड़ेगा। ये सुनकर गांगते मुस्कुराने लग जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर भी सांगते के मन से तितलियों का डर थोड़ा कम कर देते हैं और उसको पेंटिंग करने के लिए मना भी लेते हैं।
फिर गांगते और मुनयंग एक स्टोर में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जहाँ पर मुनयंग उसको कहती है कि अगर बच्चा तुम्हारे जैसा होगा तो मुझे बिल्कुल चाहिए। वो कहने लगा कि प्लीज पब्लिक प्लेस में इस तरह की बातें मत करो, लेकिन वो तो अब जिद पे अड़ गई थी और बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, जिसके बाद वो बहुत ही समझा बुझा कर उसको घर लेकर आता है। बट मुनयंग तो वहाँ पे भी उसे बच्चे के लिए परेशान कर देती है। फिर गांगते उसको समझा बुझा कर किसी तरह सुला देता है। फिर गांगते उसको बहुत समझाता है और सुला देता है। फिर नीचे आकर सफाई करने लग जाता है, जहाँ पर उसको एक लेटर मिला, जिसके अंदर उसने देखा तो उसमें एक तितली रखी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए आ रही हूँ। जिसके बाद उसको तो मुनयंग की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। नेक्स्ट डे वो सांगते को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर ने तो सांगते को उस रात के बारे में पूछा जिस रात उसकी मॉम का मर्डर हुआ था। तब सांगते ने बताया कि उस रात मैं अपनी मॉम के साथ कहीं बाहर से आ रहा था, तभी मुझे एक कैट दिखाई दी। मैं तो उसके पीछे पीछे चला गया, लेकिन जैसे ही मुड़कर मैंने अपनी मॉम को देखा तो उस पर किसी लेडी ने वार कर दिया और उस लेडी ने एक ब्रोच लगा रखा था जिसमें 2 तितलियां बनी हुई थी। बट जिस तरह उसने तितली वाले ब्रोच का डिस्क्रिप्शन दिया उससे गांगते समझ जाता है, क्योंकि उसने मुनयंग की फैमिली फोटो में उसकी मॉम के कपड़ों पर इस तरह का ब्रोच देखा था। जिसके बाद वो समझ गया कि उसकी मॉम को मारने वाली मुनयंग की ही मॉम थी और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। नेक्स्ट डे मुनयंग सांगते के पास जाती है और उसको कहती है कि अब तो हम एक फैमिली बन चुके हैं, इसीलिए एक फैमिली फोटो भी खिंचवानी चाहिए। जिस पर सांगते तो उसकी बात मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो गांगते के पास गई तो वो उसे अवॉइड करने लगता है और कहता है कि मेरी नाइट शिफ्ट लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उसने कहा कि अच्छा तो तुम्हारी नाइट शिफ्ट है, इसका मतलब तुम्हारी कल छुट्टी होगी, फिर हम कल को ही फैमिली फोटो खिंचाने के लिए जाएंगे। लेकिन गांगते तो बहुत जोर से चिल्लाकर उसे बाहर जाने के लिए कह देता है। वैसे तो आज गांगते की कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं थी, लेकिन वो डायरेक्टर के पास जाता है और उनको कहता है कि शायद मेरी मॉम का मर्डर मुनयंग की मॉम ने ही किया है। जिसे सुनकर डॉक्टर तो बहुत ज्यादा शॉक हो गए। फिर उसने उस ब्रोच के बारे में बताया और डॉक्टर से कहा कि मैं मुनयंग को ये बात नहीं कहना चाहता, नहीं तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगी। नेक्स्ट डे सांगते और मुनयंग तो एकदम से तैयार हो गए थे फैमिली फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो गांगते के पास जाते हैं तो गांगते उनको क्लियर मना कर देता है। फिर वो दोनों ही फोटो खिंचाने लग जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तभी गांगते एकदम से तैयार होकर उनके पास आ जाता है, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ में मुनयंग का तो कोई हाथ नहीं था। फिर वो साथ में बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खिंचाते हैं और गांगते उसको सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, और मुनयंग को ये भी प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। और ये फैमिली वाली बात सुनकर मुनयंग तो बहुत खुश होती है। उधर मुनयंग के डैडी की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और इस बारे में मुनयंग को भी बताया गया, लेकिन इस बात का मुनयंग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर रात के टाइम मिस पार्क मुनयंग के डैड से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो उसके सामने अपना गुनाह कबूल करते हैं कि मैंने ही अपनी वाइफ को मारा था। फिर 20 साल पहले का फ्लैशबैक सीन दिखाया गया, जहाँ पर गांगते की मॉम को मारने के बाद मुनयंग की मॉम घर पर वापस आ जाती हैं और आकर वो गाना गाने लगती है। यहीं पर मुनयंग की डैड ड्रिंक कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता लगा था कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। तभी उन्हें न्यूज में एक औरत के मरने की खबर दिखती है, जिसके बाद वो समझ गए कि इसको तो उनकी वाइफ ने ही मारा है, क्योंकि वो लेडी उन्हीं की हवेली में काम किया करती थी। उस मर्डर के बारे में पूछने पर उनकी वाइफ कहती है कि उसने अपनी लाइंस क्रॉस कर दी थी, इसीलिए उसको तो मरना ही था। और ये कहकर वो बिल्कुल साइको की तरह हंस रही थी। ये देखकर मुनयंग के डैड को तो मुनयंग की बहुत ज्यादा फिक्र हुई, इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ को 2nd फ्लोर से नीचे धक्का ही दे दिया। बट ये करते हुए मुनयंग ने उनको देख लिया था। अब किसी को पता न लगे, इसीलिए उन्होंने अपने वाइफ की लाश को पानी में फेंक दिया। बट मुनयंग के डैड को ये डर था कि कहीं उनकी बेटी भी उनकी वाइफ की तरह ही मॉन्स्टर ना बन जाए, इसीलिए उन्होंने बचपन में मुनयंग को भी मारने की कोशिश की थी, बट वो उसको मार नहीं पाए थे। और ये सारी बातें पीछे से आकर गांगताई भी सुन लेता है। और अब तो वो डैड चाहते थे कि वो मुनयंग से एक बार माफी मांगे, ताकि उन्हें कोई रिग्रेट न रहे, लेकिन मुनयंग से माफी मांगने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। अब गांगते, सांगते और मुनयंग उनके फ्यूनरल पर जाते हैं, जहाँ पर मुनयंग थोड़ी दुखी भी थी, क्योंकि उसके साथ उसके डैड की काफी अच्छी यादें भी जुड़ी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन आ गया, क्योंकि आज ही सांगते वो तितली ड्रॉ करने वाला था। बट जैसे ही ये तीनों पेंटिंग के पास जाते हैं, तभी उसमें ऑलरेडी 2 तितलियां बनी हुई थी, और ये तितलियां बिल्कुल उसी तरह की थी जिस तरह मुनयंग की मॉम के ब्रोच में लगी हुई थी। और इस तितली को देखकर तो सांगते बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगा, जोर जोर से यही कहने लग जाता है कि ये वही तितली है जिसने मेरी मॉम को मारा था। ये सुनकर मुनयंग तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे भी याद आ गया था कि मेरी मॉम ही इस तरह का ब्रोच पहनती थी, इसीलिए वो भी समझ जाती हैं कि गांगते की मॉम को उसी की मॉम ने मारा था।
इसके बाद मुनियंग तो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। गांगते उसको रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। फिर गांगते डॉक्टर के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं जिसमें कि उन्हें तितली ड्रॉ करने वाला मिल ही गया और वो कोई और नहीं, वो थी मिस पार्क। एक्चुअली मिस पार्क ही मुनियंग की मॉम थी क्योंकि उसकी मॉम बच गई थी और उन्हें सर्जरी कराकर अपने फेस को चेंज करा लिया था और वो इस हॉस्पिटल में भी काम करने के लिए इसलिए आई थी ताकि वो अपने हस्बैंड को मरता हुआ देख सके। और जिस रात उसके हस्बैंड मरे थे तब वो वापस उनके पास आई थी। एक्चुअली मिस पार्क ने उनको अभी तक इसलिए जिंदा रखा था ताकि वो अपनी मौत का रिग्रेट कर सके, लेकिन उनको तो सिर्फ अपनी बेटी से माफी मांगनी थी, इसीलिए वो उनको उसी दिन मार देती है। उधर गांगते मुनियंग के पास आता है और आकर उसको कहता है कि इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन मुनियंग को तो इस बात पर बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसकी मॉम ने ही गांगते की मॉम को मारा था। साथ ही उसने ये भी बता दिया था कि मिस पार्क ही तुम्हारी मॉम है, जिसके बाद मुनियंग तो उसको यही कहने लगी कि प्लीज तुम सांगते को लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो सांगते को मार डालेंगी। अब गांगते किसी तरह उसको शांत तो करा देता है लेकिन वो अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए गांगते उसको छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब सांगते भी मुनियंग की कंडीशन जानने के लिए कॉल करता है, लेकिन गांगते ने उसको ये नहीं बताया कि उसकी मॉम ने ही हमारी मॉम को मारा था और बस उसको ये कह देता है कि मुनियंग की थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए वो भी मुनियंग के पास आ जाता है और उसको खाना खाने के लिए कहता है। वो उसके साथ बात भी नहीं करती बल्कि उससे माफी मांगे जा रही थी। तभी वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो और खाना खा लो। फिर वो रोते हुए ही खाना खाने लगती है। वो फिर भी उससे बार बार माफी मांगी जा रही थी, इसलिए वो भी उसको माफ कर देता है। अब उसको खाना खाने के बाद जैसे ही सांगते बाहर आया तब उसने अपने भाई को बताया कि उसने खाना तो खा लिया है लेकिन पता नहीं वो बार बार मुझसे माफी क्यों मांग रही थी। वहीं गांगते तो इमोशनल होकर अपने भाई को गले ही लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में सांगते तो मिस पार्क के पास चला जाता है। एक्चुअली उसे नहीं पता था कि ये वही लेडी है। जब थोड़ी देर बाद गांगते को इस बात का पता लगा कि मेरा भाई मिल ही नहीं रहा है तब वो उसको कॉल लगाता है, लेकिन वो कॉल तो मिस पार्क ने उठाई और उसने कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए तो तुम हवेली पर आ जाओ। साथ ही गांगते ने तो मैनेजर ली को कॉल करके ये भी कह दिया था कि तुम मुनियंग को लेकर बाहर चले जाओ, लेकिन जब वो बाहर जा रही थी तब उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो भी गाड़ी रुकवा कर हवेली की तरफ आने लगती है। वहीं जैसे ही गांगते हवेली पहुंचा तो उसे अपना भाई बेहोश हुआ पाया। फिर मिस पार्क पीछे से हंसते हुए कहती हैं कि मैंने इसको बस एक छोटा सा बेहोशी का इंजेक्शन दिया है और तुमने मेरी बेटी को बहुत बिगाड़ दिया, इसलिए तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। वैसे तो मुनियंग को भी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, तुम अपने भाई को लेकर मुनियंग की लाइफ से दूर चले जाओ। बट गांगते तो यहाँ पर क्लियर कर देता है कि मैं उसको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। फिर मिस पार्क ने कहा कि अगर मैं ये बताऊं कि तुम्हारी मॉम की मौत मुनियंग की वजह से हुई है, क्या तुम तब भी उसको नहीं छोड़ोगे? तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि गांगते की मॉम इसी हवेली में काम किया करती थी। एक दिन वो मुनियंग के पास जाती है जो कि एक पंछी के पास बैठी हुई थी और उसने गांगते की मॉम को बताया कि ये पंछी तो अब उड़ ही नहीं सकता, इसलिए इसको मार देना ही अच्छा होगा। ये सुनकर उसकी मॉम तो हैरान हो गई और सीधा मिस पार्क के पास चली गई और उनको जाकर कहने लगी कि शायद आपको अपनी बेटी को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और यही वजह थी कि मैंने तुम्हारी मॉम को मार दिया। और ये सारी बातें बताकर मिस पार्क तो फिर से साइको की तरह ही हंसने लग जाती है। ये बातें सुनकर गांगते को तो बहुत गुस्सा आ गया, इसीलिए वो उनको मारने लग जाता है, लेकिन तभी मिस पार्क ने उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और साथ ही यहाँ पर मुनियंग भी आ गई। मुनियंग अपनी मॉम को मारने तो आती है लेकिन उसको गांगते रोक लेता है क्योंकि वो उसको उसकी मॉम की तरह नहीं बनने देना चाहता था और फिर वो खुद भी बेहोश हो गया। उसको बेहोश होता देखकर मुनियंग तो बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है, लेकिन ये उसकी मॉम को अच्छा नहीं लगा कि मुनियंग किसी और के लिए रोए। उसकी मॉम को गुस्सा आता है और वो उसे धमकाने लग जाती है, लेकिन इतने में ही सांगते को भी होश आ गया और वो एक बुक उठाकर मिस पार्क के सर में मार देता है और सीधा डॉक्टर को कॉल ही कर देता है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। फिर डॉक्टर भी वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाते हैं और पुलिस ने मिस पार्क को पकड़ लिया था। फिर इसके बाद डॉक्टर गांगताए को एंटीडोट दे देता है जिससे कुछ घंटे बाद उसको भी होश आ गया। उसके होश आते ही मुनियंग ने उसको कहा कि मेरी मॉम ने जो कुछ किया वो हम भुला नहीं सकते, इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दो और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुनियंग अपनी मैनेजर से मिलती है और उसको यही कहती है कि अब मैं रिटायर होने वाली हूँ, इसीलिए शायद तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। गांगताए फिर से आज मुनियंग से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे जितना ज्यादा पास रहोगे मुझे उतना ज्यादा रिग्रेट होता रहेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट गांगताए को तो गुस्सा आ गया और वो उसको चिल्लाकर कहने लगा कि मुझे पता है तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है। बट मुनियंग ने भी उसको कह दिया कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो। ये सुनकर वो तो वहाँ से भाग जाता है।
अब मुनियंग ने काफी टाइम से खाना नहीं खाया था, इसीलिए सब लोग बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे। फिर वो मिलकर प्लान बनाते हैं, इसीलिए ज्यूरी मुनियंग को कॉल करती है और कहती है कि मेरी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अकेली घर पर है, मैं एक इमरजेंसी केस पर हूँ, इसीलिए मैं घर पर नहीं जा सकती, क्या तुम उन्हें देख कर आ सकती हो? क्योंकि उसे भी पता था कि वो मुनियंग बिना खाना खाए वहाँ से जाने ही नहीं देंगी। अब जैसे ही मुनियंग ज्यूरी के घर पर आती है, उसकी मॉम तो सही सलामत थी। उसे तो ज्यूरी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ज्यूरी की मॉम भी उसे खाना खिलाकर ही भेजती हैं। उधर सांगते और गांगते मिलकर अपनी मॉम के नाम पर एक पेड़ लगाते हैं और उस पर अपनी फैमिली फोटो भी लगाते हैं, ताकि उनको जब भी अपनी मॉम की याद आए वो यहाँ पर आ सके। रात के टाइम जैसे ही मुनियंग घर पर आती है, तब सांगते सीढ़ियों पर ही सोया हुआ था, वो उसे जगाती है। तब सांगते ने उसको एक पिक्चर दिखाई जो कि गांगते की थी, जब वो मुनियंग का सपना देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। फिर वो मुनियंग को बताता है कि मैंने अपने भाई को पहली बार इतना खुश देखा था और ये खुशी सिर्फ तुम्हारी वजह से थी। नेक्स्ट डे मुनियंग उसी पेड़ के पास जाती है और अपनी माँ के कामों की माफी मांगती है, लेकिन वहीं पर गांगताई भी पहुंच गया था कि वो उसे मना सके। फिर वो उसको आई लव यू कहता है, लेकिन मुनियंग तो मान ही नहीं रही थी, वो सीधे सीधे चली जाती है। फिर गांगताई भी बिल्कुल उसी की तरह चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है, लेकिन मुनियंग मान तो गई थी, पर वो उसे अपने टाइम का बदला ले रही थी, जैसे कि कुछ टाइम पहले गांगताई उसको इग्नोर करके चला गया था। अब वो उसके पीछे पीछे घर तक आ जाता है, लेकिन उसका आई लव यू कहना तो बंद ही नहीं हुआ। इसके बाद तो मुनियंग को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि अगर तुमने मुझे फिर से आई लव यू कहा तो मैं, और इतना कहकर वो चुप हो जाती है। बट गांगताई उसके क्लोज आया और उसको कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा बोला तो तुम क्या करोगी, और इतना कहकर वो उसे किस कर लेता है और उसे उठा कर ले जाता है। फिर वो दोबारा से उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से हिरन की आवाज आ गई, जिस पर वो भी मुनियंग की तरह उस हिरन पर चिल्लाने लगा, और इस बात को देखकर वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जब मुनियंग ने बताया कि मैं सांगते पर लिखी हुई बुक पब्लिश करूंगी, जो सुनते ही सांगते तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद मुनियंग अपनी मॉम से आखिरी बार मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही थी कि तुम्हें उन लूजर्स के साथ नहीं रहना चाहिए। फिर मुनियंग ने भी उनको कह दिया कि मैं आपकी सारी यादों को मिटा दूंगी और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहूंगी। उधर सांगते भी अपनी उस पेंटिंग में तितली बनाना शुरू कर देता है। वहीं गांगते अपने दोस्त जेसू से मिलने के लिए जाता है और उसको थैंक्स बोलता है कि उसने हर कदम पर उसका साथ दिया। उधर मुनियंग की वो लिखी हुई बुक पब्लिश हो जाती है, जिसमें सांगते अपना नाम और फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उस बुक को लेकर सीधा अपनी मॉम को दिखाने चला जाता है और उनको प्राउडली बताता है कि अब मैं एक आर्टिस्ट बन गया हूँ, और ये बोलकर वो बहुत ही खुश था और साथ में इमोशनल भी। फिर कुछ दिन बाद ये तीनों मिलकर हॉस्पिटल में उस स्टोरी को सुनाने के लिए आए थे, जो स्टोरी गांगते, सांगते, मुनियंग और इस हॉस्पिटल के पेशेंट्स की थी। बट आगे की स्टोरी सुनाने के लिए सांगते और मुनियंग में तो लड़ाई हो गई। फिर गांगते उनको रोकने के लिए आता है, जिसको देखकर सभी लोग हंसने लग गए। उधर मिस्टर ली और ज्यूरी की लव स्टोरी भी शुरू हो गई थी, जिसको आगे बढ़ाने के लिए मिस्टर ली तो संगजन सिटी में ही अपना ऑफिस खोलने का फैसला कर लेते हैं। फिर सांगते की पेंटिंग पूरी हो गई थी, इसलिए डॉक्टर उसे वो वैन गिफ्ट कर देते हैं। इसके नेक्स्ट डे गांगते उन दोनों को पूछता है कि हम ट्रिप पर चलते हैं, लेकिन वो दोनों ही मना कर देते हैं। इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास ड्रिंक करने के लिए पहुंच जाता है। रात में जैसे ही वो घर पर आया, तब उसने देखा कि ये दोनों तो ट्रिप पर जाने के लिए तैयार बैठे हैं और इन्होंने फैमिली टी शर्ट भी पहनी हुई थी, और उन्होंने मना इसलिए किया था ताकि वो उसको सरप्राइज दे सकें। बट उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि अब तो वो लोग जा ही नहीं सकते थे, इसीलिए वो नेक्स्ट डे ट्रिप पर निकल जाते हैं, जहाँ वो तीनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन मुनियंग गांगते को सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन गांगते उसको कहता है कि आज के बाद से सॉरी मत बोलना, और वो उसको किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे से वो लोग यहाँ से जाने का प्लान बना लेते हैं, बट सांगते मना कर देता है कि आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और तुम दोनों ही ये ट्रिप कंटिन्यू करो। मैं वापस जा रहा हूँ एक आर्टिस्ट बनने के लिए, क्योंकि राइटर को मेरी वो पेंटिंग्स काफी पसंद आई हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे आर्टिस्ट का काम दे दिया। फिर गांगते कहता है क्या तुम अकेले रह सकते हो? उसके भाई ने भी कह दिया कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और अकेले रह सकता हूँ। ये सुनकर गांगते तो काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि फाइनली उसका भाई रिस्पॉन्सिबल बन गया था। इसके बाद मिस्टर ली सांगते को पिक करने के लिए आते हैं और वो अपने भाई और मुनियंग को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं मुनियंग और गांगते भी अपनी इस ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।